वेलकम बैक अगेन ऑन आरडीवी क्लासेस प्रैक्टिकल सेशंस। दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं इनकम टैक्स से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर, जिसमें कि मेरा डिस्कशन आप लोगों के साथ रहेगा एआईएस और टीआईएस पर। दोस्तों, अभी तक हमने किसी भी पर्टिकुलर सेशन में एआईएस एंड टीआईएस का डिस्कशन नहीं किया था, और अगर कहीं किया भी होगा तो हमने बहुत ज्यादा उस पर डिटेल में डिस्कशन नहीं किया था। आज का जो मेरा सेशन है वो डेडिकेटेडली कंप्लीटली एआईएस और टीआईएस पर ही रहेगा, जिसमें हम ए टू जेड अबाउट द एआईएस एंड टीआईएस समझेंगे। हम ये केवल एआईएस और टीआईएस में क्या क्या आता है इतना ही नहीं समझेंगे, रादर एआईएस और टीआईएस में आने वाली एंट्रीज का डिटेल डिस्कशन करेंगे कि अगर कोई एंट्री आपको वहां पर दिखाई दे रही है तो कैसे आपको उसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में टैकल करना है, कौन सी एंट्री के बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस आईटीआर फॉर्म में अपनी आईटीआर फाइल करनी है, किस एंट्री का ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम एंट्री बाय एंट्री समझते रहेंगे। पहले वैसे मेरा ये प्लान था कि मैं ये वाला सेशन बैलेंस शीट वालों के लिए और आईटीआर वालों के लिए, दोनों के लिए कंबाइंड रिकॉर्ड कर दूं, और एक ही सेशन के अंदर दोनों ही एवेन्यूज को हम समझ लें कि आईटीआर में आप इन एंट्रीज को कैसे टैकल करेंगे, वेयर एज जब आप बैलेंस शीट फाइनल कर रहे होंगे उस समय आप कैसे करेंगे। बट देन आई थिंक कि मैंने बैलेंस शीट को अलग रखना ज्यादा सही समझा, क्योंकि बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं डिस्कशन आईटीआर में ही इंक्लूड कर लूंगा तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, आपको हो सकता है इंटरेस्ट ना आए। तो फिर मैंने डिसाइड ये किया कि एक सेशन हम बनाएंगे प्योरली एंड प्योरली फॉर इनकम टैक्स कोर्स, एंड एक सेशन हम रिकॉर्ड करेंगे फॉर बैलेंस शीट। हम जब इनकम टैक्स की बात कर रहे होंगे तो मैं बैलेंस शीट के एंगल्स टच नहीं करूंगा, और जब हम बैलेंस शीट का सेशन रिकॉर्ड करेंगे तब हम आईटीआर की बात नहीं करेंगे। लेकिन जो नोट्स हैं, जो पीपीटीज हैं, जो एंट्रीज हैं, वो दोनों में कॉमन रहेंगी। इसका मतलब बैलेंस शीट वाले भी वो सभी एंट्रीज देखेंगे जो मैं आज के सेशन में कवर करने वाला हूं। तो सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। हो सकता है सेशन थोड़ा सा लंबा हो। ऑलमोस्ट 37 पेजेस के ये नोट्स हैं, मैं आपके नोट्स वाले सेक्शन में भी अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग सेशन है, नॉलेजेबल है, आपकी आईटीआर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस नोट्स को बनाने के लिए मैंने एक अप्रोच फॉलो करी थी। बेसिकली मैंने क्या किया, बहुत सारे अलग अलग लोगों के अलग अलग कैटेगरीज ऑफ द पेयर के लॉगिन किए इनकम टैक्स पर, और उनके एआईएस एंड टीआईएस में जो जो पॉसिबल एंट्रीज मुझे दिख सकती थी उन सभी एंट्रीज को मैंने कैप्चर किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सभी एंट्रीज को यहां कैप्चर कर लिया है। बट स्टिल अगर आपके पास ऐसा कोई केस आता है जहां पर आपको लगे कि आपके क्लाइंट में के लॉगिन में या आपके लॉगिन में वो एंट्री दिख रही है विच इज नॉट इन देयर इन दी नोट्स, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं उस एंट्री को भी सेशन में कवर कर लूंगा। उसके लिए हम अलग से एक सेशन और रिकॉर्ड करके आपके कोर्स में प्रोवाइड करवा देंगे। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मेरा जो डिस्कशन है आज आप लोगों के साथ वो एआईएस एंड टीआईएस पर रहने वाला है। एआईएस एंड टीआईएस क्या होता है ये बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पिछले 2-3 सालों से 3 साल तो कम से कम मैं देख ही रहा हूं इनकम टैक्स पोर्टल पर अवेलेबल है, और आज की डेट में जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बनाने बैठते हैं या किसी की भी आईटीआर आप बनाने बैठते हैं तो वहां पर एआईएस और टीआईएस की आप हेल्प लेते हैं। बल्कि मैं कहूंगा केवल हेल्प ही नहीं लेते हैं, कुछ केसेस में तो आईटीआर केवल और केवल एआईएस एंड टीआईएस के बेसिस पर ही बना दी जाती है। इसका मतलब वो बाकी इंफॉर्मेशंस को देखते भी नहीं है। कई लोग सिर्फ एआईएस को देखा, टीआईएस को देखा, और उसमें जो एंट्री रिपोर्ट हो रही थी उसके अकॉर्डिंग अपनी आईटीआर में डेटा दिखाया और आईटीआर को फाइनल करके फाइल कर दिया। तो पहले 2-3 पेजेस आपको एआईएस एंड टीआईएस के बैकग्राउंड के बारे में मिलने वाले हैं, जिसमें मैं बस ये बताऊंगा कि एआईएस क्या होता है, टीआईएस क्या होता है। फिर उसके बाद हम एंट्रीज की बात करेंगे, और अगले सेशन में हम उसका प्रैक्टिकल पोर्टल पर देखेंगे कि पोर्टल पर उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है या कैसे चेक किया जाता है। तो आज हम पोर्टल पर नहीं जाएंगे, आज हम केवल नोट्स वाले पार्ट्स में रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड डिस्कशन करेंगे हर एक एंट्री के बारे में। नाउ एआईएस है क्या? एआईएस की फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं तो इट इज अ एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट।
इसका मतलब आपको पूरे साल की एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर, विच इज कॉल्ड AIS। अब वैसे तो AIS और TIS में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बेसिक इंफॉर्मेशंस का फर्क है। AIS में कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस आती हैं, TIS में कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस आती हैं, उसी का बस फर्क है। बट अल्टीमेटली दोनों ही आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर एक साथ देखने को मिलते हैं। इधर आपका AIS होगा, उसी के साथ TIS होगा। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न बनाएंगे तो आपको दोनों की ही रिक्वायरमेंट है, बिकॉज कुछ इंफॉर्मेशन आपके AIS में देखने को मिलती हैं और कुछ इंफॉर्मेशन आपकी TIS में देखने को मिलती हैं। अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बात करूं तो TIS एक समरी है, मतलब कंप्रिहेंसिव, केवल ऊपर ऊपर से चीजें आपको दिखाता है। बट जब आप उसकी डिटेल में जाना चाहते हैं और क्लिक करने के बाद आप किसी भी डिटेल पर क्लिक करेंगे, मतलब अंदर जाने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको रूट कर देगा, रीडायरेक्ट कर देगा AIS पर। तो इसका मतलब TIS इज मेड अप फ्रॉम द AIS, और AIS में आपकी डिटेल एंट्रीज हैं। केवल एंट्री ही नहीं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है दोस्तों। अभी मैं आपको दिखाऊंगा दोनों की पिक्चर्स, AIS में क्या क्या कवर होता है, TIS में क्या क्या कवर होता है। तो पहले थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम AIS, विच इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर गैदरिंग डेटा ऑन अ टैक्स पेयर्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो पूरे साल भर में आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, सर कौन कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं हम? आपको सैलरी मिलती है, आपको रेंट मिलता है, आपको कमीशन मिलता है, आपको प्रोफेशनल फीस मिलती है, आपको कोई अमाउंट मिलता है, आप गाड़ी खरीदते हैं, आप कोई मकान दुकान खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं, आप बैंक से पैसा निकालते हैं, आप बैंक में पैसा डालते हैं, आपको बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, आपको FD का इंटरेस्ट मिलता है, आप फॉरेन ट्रेवल पर कोई खर्चा करते हैं, आप विदेश में पैसा ट्रांसफर करते हैं। इस तरह की तमाम जितनी भी ट्रांजैक्शंस आप करते हैं विच इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और जहां पर आपका पैन नंबर इन्वॉल्व होता है, तो वो सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स की निगाहें बनी हुई होती हैं, और उन सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को वो रिकॉर्ड करते हुए पूरे साल भर की एक समरी बनाकर आपके पोर्टल पर रख देता है, और आपको कहता है कि भैया इसको चेक कर लो, क्या ये सही है या गलत है। अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो हमें फीडबैक के फॉर्म में रिप्लाई दे दो कि भैया ये इंफॉर्मेशन गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है ये भी हमें बता दो। वो हम अगले सेशन में देखेंगे, गलत है तो कैसे हमें बतानी है गलत है, और क्या कारण है जिसकी वजह से हम कह रहे हैं गलत है। तो ये एक समरी है, पूरे साल की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को गैदर करके वो हमारे पोर्टल पर रख दे रहे हैं। एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर रिसीव इनकम फ्रॉम वेराइटी ऑफ सोर्स। एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर है जिसको मल्टीपल सोर्सेस से इनकम आती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इंक्लूडिंग सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम। तो इन सभी इनकम को, इन सभी सोर्सेस को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को दे गैदर एंड पुट देम ऑन अ इनकम टैक्स पोर्टल in AIS and TIS. So AIS responsible for compiling information about these different sources of income, taxes deducted at source and other pertinent tax related data. तो ये केवल आपकी इनकम के बारे में डिटेल नहीं दे रहा है, ये आपको आपके TDS के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। आपने जो टैक्स पे किया है, चाहे वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, चाहे वो एडवांस टैक्स है, चाहे वो टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट है, मतलब डिमांड के अगेंस्ट आपने पे किया, आपकी सभी इंफॉर्मेशन, इवन आपके ऊपर कौन सा रिफंड आया, मतलब आपको ITR में रिफंड कितना मिला, डिमांड कितनी रेज हुई, आपके ऊपर कोई ई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं क्या, ये सब इंफॉर्मेशन एक जगह पर इकट्ठी करके दे देता है आपको, और उसके बेसिस पर आपका ITR बनाना आसान हो जाता है। So AIS offer a consolidated picture of tax credit, tax liabilities and other pertinent tax related data to the taxpayer. आज की तारीख में मैं कहूंगा आपका काम बहुत आसान हो जाता है दोस्तों AIS और TIS की हेल्प से। एक जमाना था जब हम आज से करीब 5, 6, 7, 10 साल पहले जब रिटर्न्स बनाया करते थे, तो हम क्लाइंट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते थे, उसको बैंक स्टेटमेंट मंगवाते थे, दुनिया जहान के पेपर मंगवा के भी हम ये इंश्योर नहीं कर पाते थे
कि क्या हमने जो इनकम दिखाई है, क्या हमने जो चीजें दिखाई हैं, वेदर दीज आर करेक्ट और नॉट, कहीं हमसे कुछ छूट तो नहीं गया है। और क्लाइंट भी उस समय पर ये कहा करता था नहीं सर कुछ भी नहीं है, बस यही है जो आपके सामने है। बट अब क्लाइंट ऐसा नहीं बोल पाता है, अब एआईएस हमें सब कुछ बता देता है। अब क्लाइंट हमारे सामने बैठा होता है, हम स्क्रीन पर उसका एआईएस ओपन करते हैं और एआईएस ओपन करने के बाद उससे पूछते हैं सर आपने ये ट्रांजैक्शन की है क्या? क्लाइंट कहता है हाँ जी की है। आपको कैसे पता? तो एआईएस से पता। तो इसका मतलब क्लाइंट हो सकता है बताना भूल जाए बहुत सारे ट्रांजैक्शन, बट एआईएस बताना नहीं भूलता। हाँ, कंडीशन इतनी सी है कि आपके उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में आपका पैन नंबर अपडेटेड होना चाहिए, पैन नंबर के थ्रू वो ट्रांजैक्शन रूट होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो एआईएस ऑटोमेटिकली आपको वो एंट्री दिखा देगा। तो अगेन मैं कह रहा हूं क्लाइंट भूल सकता है, एसएससी भूल सकता है, बट एआईएस नहीं भूलता। एआईएस आपको हर एंट्री दिखाता है। कंडीशन इज ओनली दैट देयर मस्ट बी अ पेन लिंक टू दैट ट्रांजैक्शन। तो यहां पर अलग अलग सोर्सेज हैं, बहुत दुनिया जहान के सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज से आपकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होगी और इकट्ठी होने के बाद आपके एआईएस में रख दी जाएगी। नाउ देखिएगा व्हाट इज एआईएस, इसी के बारे में हम और बात कर रहे हैं। सो द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द वेरियस सोर्स। अब ये वेरियस सोर्स कौन कौन से होंगे? तो सर ये बैंक हो सकता है, आपकी जो टीडीएस की इंफॉर्मेशन है तो खुद डिपार्टमेंट एक सोर्स है। जब आप किसी का टीडीएस काटते हैं, जब आपका कोई टीडीएस काटता है तो जाहिर सी बात है जिसने आपका टीडीएस काटा वो अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल करेगा। अब जैसे ही वो टीडीएस की रिटर्न फाइल करेगा तो डिपार्टमेंट के पास एक इंफॉर्मेशन आ गई आपके बारे में। तो डिपार्टमेंट इटसेल्फ अ सोर्स, मतलब जो टीडीएस डिपार्टमेंट है वो आपकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे रहा है और उसमें आपकी इंफॉर्मेशन कैप्चर हो रही है। तो मल्टीपल सोर्सेस से आपकी इंफॉर्मेशन कैप्चर होगी। इवन जो रजिस्ट्रार होते हैं, जो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में इन्वॉल्व होते हैं, जब आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो जो सब रजिस्ट्रार हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के, दे आर ऑल्सो शेयरिंग योर इंफॉर्मेशन। सो एसएफटी होता है स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसमें अगर 30 लाख रुपए से ऊपर की आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं तो उसकी भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ शेयर की जाती है। तो वो भी एक प्रकार से आपका सोर्स है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं एक अमाउंट से ज्यादा, पूरे साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा, तो वो भी एक अपने आप में सोर्स है, उसकी भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास जा रही है। अगर आप कोई 10 लाख रुपए से ऊपर की कार खरीद के ला रहे हैं, आपका टीसीएस कलेक्ट होता है, तो उस केस में भी डिपार्टमेंट के पास एक इंफॉर्मेशन पहुंच गई है। सो दीज आर द मल्टीपल सोर्सेज। तो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, आपके वेरियस सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कैप्चर करते हुए विद इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक्सचेंज पार्टनर्स एंड थर्ड पार्टी। तो इसका मतलब खुद डिपार्टमेंट जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, या एक्सचेंज पार्टनर्स जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या जो थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन मिल रही हैं, pertaining to PAN is made available under AIS। तो AIS में उन इंफॉर्मेशन को जाकर रख दिया जाता है और AIS से एक समरी बनाई जाती है, कैटेगरीज बनाई जाती हैं और उन कैटेगरीज को हम TIS में भेज देते हैं। आई विल शो यू द डिटेल ऑफ दैट। Such information is separated based on the defined part as TDS, TCS, SFT payment, demand and refund, proceedings and other information। अभी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, ये 5 कैटेगरीज अलग अलग बनी हुई होती हैं। नाउ इंफॉर्मेशन कौन कौन सी आती है AIS में? तो आइए अभी थ्योरेटिकली हम बात कर रहे हैं, अभी बहुत डिटेल में एंट्री वाइज हम डिस्कशन करेंगे, बट मोटे मोटे तौर पर बता दूं AIS में क्या क्या कवर होता है। AIS में आपकी इंफॉर्मेशन कवर होती है अगर आपका कोई TDS एंड TCS डिडक्ट हुआ है या कलेक्ट हुआ है, आपका हुआ है, आपने किसी का किया है वो नहीं आता, आपका TDS एंड TCS अगर कटा है या कलेक्ट हुआ है वो यहां कैप्चर होगा। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो कैप्चर होंगी। जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप 10 लाख रुपए से ऊपर का क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर देते हैं, अगर आप बैंक से कैश विड्रॉल कर लेते हैं, अगर आप 2 लाख, सॉरी क्रेडिट कार्ड 2 लाख से ऊपर का है, 10 लाख नहीं है, अगर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए से ऊपर डिपॉजिट करा देते हैं, तो दीज आर द स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जहां पर आपकी रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट को जाती है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आपने जो टैक्सेस की पेमेंट करी है दैट इज ऑल्सो कैप्चर हियर।
आपके ऊपर कोई डिमांड बनी है या रिफंड आया है वो भी यहाँ कवर होता है। आपके ऊपर कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, दैट इज ऑल्सो कवर हेयर। अगर आपकी कोई इंफॉर्मेशन है विच इज रिलेटेड टू कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स, वो भी यहाँ एआईएस में आपके कवर हो जाती हैं। देन इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू जीएसटी रिटर्न, आपके पास अगर जीएसटी नंबर है, इफ यू आर अ बिजनेस एंड प्रोफेशन क्लास पर्सन और आप जीएसटी रिटर्न्स फाइल करते हैं तो जीएसटी की भी डिटेल यहां पर कवर होती है। सोचिए किस लेवल तक ये जा रहे हैं। नाउ फॉरेन रेमिटेंस अगर आप करेंगे वो भी इसमें कवर हो जाती है। अगर आपका 24Q में कोई टीडीएस कटा हुआ है, मतलब सैलरी का टीडीएस आपका कलेक्ट डिडक्ट हुआ है, वो यहां कवर होगा। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर कोई रिफंड प्रोवाइड किया तो वो भी कवर होगा। मतलब आपने रिटर्न भरी थी ये कहते हुए कि मेरा टीडीएस ज्यादा कटा हुआ है, मुझे रिफंड चाहिए, तो वो रिफंड जो आपको मिलेगा वो इंफॉर्मेशन भी यहां पर कवर हो जाएगी। और ये क्यों कवर होगी? क्योंकि बेसिकली आपको इंटरेस्ट मिलता है ऑन इनकम टैक्स रिफंड, तो उस इंटरेस्ट की भी फिगर आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत यूजफुल है दोस्तों, यकीन मानिए पिछले 3-4 सालों से जब से ये एआईएस आया है काम बेहद आसान हो गया है। शुरुआती दौर में एआईएस टीआईएस गलत इंफॉर्मेशन भी दे रहे थे, नंबर गलत पिक हो रहे थे, बट जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता जा रहा है। एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन, यू वोंट बिलीव, एक एक रुपए की इंफॉर्मेशन ये एक्यूरेसी के साथ उठा रहा है। पहले क्लाइंट हमें नहीं बताता था उसके पास कितने बैंक अकाउंट हैं, आज एआईएस हमें बता देता है जी आपके क्लाइंट के पास 7 बैंक अकाउंट हैं, और वो केवल आपको 2 बता के चला जाता है जी 2 ही तो खाते हैं मेरे पास, उसमें ये इंटरेस्ट आया है, बाकी 5 तो हम उसे बताते हैं कि सर आपके इन 5 अकाउंटों में बैंकों में भी अकाउंट है। तो ये इंफॉर्मेशन इस लेवल तक कैप्चर हो रही है। नाउ इंफॉर्मेशन अगर आपने कहीं फॉर्म 6161A फाइल किया है जहां पर आपके पास पैन नंबर नहीं होता है, मतलब आप डिक्लेरेशन देते हैं कि आई डू नॉट हैव अ पैन नंबर, वो भी यहां पर पॉपुलेट हो रही हैं। नाउ ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस इज आल्सो रिपोर्टेड हियर। ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं आज के सेशन में आगे भी हम समझेंगे, दिस इज वन ऑफ द एंट्री इन द एआईएस। बट ऑफ मार्केट का मतलब होता है जब आप किसी भी शेयर एंड सिक्योरिटी को अपने डीमेट से डायरेक्टली किसी दूसरे के डीमेट में ट्रांसफर करवाते हैं या करते हैं बिना मार्केट में जाए, मतलब जो हमारा शेयर मार्केट होता है ना ओपनली जिसमें हम ट्रेड करते हैं, तो जब मैं अपना कोई शेयर या सिक्योरिटी खरीदता हूं या बेचता हूं विदाउट इन्वॉल्विंग द मार्केट, तो उस ट्रांजैक्शन को कहते हैं ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन। नाउ नेक्स्ट एंट्री जो यहां पर कवर होती है विच इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन अबाउट द परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स रिपोर्टेड बाय रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। तो जो आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं बेचते हैं एवरीथिंग इज पॉपुलेटेड एंड कैप्चर्ड हियर। तो अब ये बहुत बड़ा हथियार है बेसिकली दोस्तों आपकी ट्रांजैक्शंस को कैप्चर करने के लिए। तो मेरा तो अब ये मानना है कि आप पूरे साल में बस एआईएस एंड टीआईएस पर निगाह रखिए कि आपकी क्या क्या ट्रांजैक्शन कैप्चर हो रही हैं। अगर उसमें एज सच कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन कैप्चर नहीं हो रही है तो आप इनकम टैक्स की निगाहों से कुछ हद तक मैं कहूंगा बचे हुए हैं। तो एआईएस और टीआईएस ही एक ऐसा टूल है जिस पर आज डिपार्टमेंट बहुत जोर शोर से काम कर रहा है। इवन आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की स्क्रूटनी पिक होना या इनकम टैक्स रिटर्न को डिफेक्टिव में लेके जाना, ये सब टोटली लिंक है एआईएस एंड टीआईएस से। अब एक बात आप समझिएगा, एक होता है हमारा फॉर्म 26AS। अब ये 26AS जो है ना दोस्तों, ये तो बेसिकली एक बच्चा है, एआईएस और टीआईएस का एक छोटा रूप है 26AS। इसका मतलब 26AS विल नॉट गिव यू द डिटेल्ड पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। वो तो सिर्फ आपके टीडीएस के बारे में बता देगा, आपका टीडीएस कितना कटा है, किसने काटा है, उसका 10 नंबर क्या है, कितने अमाउंट पर काटा है, दैट्स इट। बट बहुत वाइडर पिक्चर अगर आपको चाहिए चीजों की तो वो आपको मिलेगी एआईएस में और टीआईएस में। तो मेरा डिस्कशन 26AS पर नहीं है क्योंकि जब हम एआईएस कवर कर लेंगे टीआईएस कवर कर लेंगे तो 26AS ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। और आज की तारीख में मैं 26AS को प्रैक्टिकली नहीं देखता हूं सिवाय एक चीज के, टीडीएस के अमाउंट के। तो टीडीएस के अमाउंट की एक्यूरेसी के लिए आई एम चेकिंग द 26AS, रेस्ट ऑल थिंग्स आई एम टेकिंग फ्रॉम एआईएस एंड टीआईएस ओनली।
आइएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन है आपको AIS में मिलता है जो हम अगले सेशन में समझेंगे। अगर आपको लगता है AIS में कोई एंट्री दिख रही है, कोई ट्रांजैक्शन दिख रही है विच इज नॉट रिलेटेड टू यू, या वो आपसे तो रिलेटेड है बट गलत है, मतलब आपको लगता है कि यहाँ पर अमाउंट 2 लाख होना चाहिए था जबकि AIS में रिपोर्टेड है 2.5 लाख रुपए, और आप उस पर फीडबैक देना चाहते हैं कि भाई ये जो 2.5 लाख दिख रहा है ये गलत है, या तो ये मेरा नहीं है या मेरा है लेकिन सही नहीं है, तो आप ऐसी फीडबैक दे सकते हैं। एक ऑप्शन है जो कि हम अगले सेशन में समझेंगे। So in case of any discrepancy, the taxpayer can share their feedback on the transactions reflected by the AIS. अब जैसे ही आप ये फीडबैक देंगे दोस्तों, तो ये वापस फ्लो करेगी उस सोर्स को जिस सोर्स ने ये इंफॉर्मेशन अपडेट करी है। दे विल क्रॉस चेक द इंफॉर्मेशन। अगर आपका फीडबैक सही है, मतलब ये इंफॉर्मेशन आपकी नहीं है, दे विल करेक्ट इट, रेक्टिफाई इट, अदरवाइज ये वापस आपके पास आ जाएगी ये कहते हुए कि नहीं भाई ये ट्रांजैक्शन तो आपसे रिलेटेड है। तो ये पूरा एक मॉडल है AIS का। AIS दिखता कैसा है, आइए AIS की शक्ल देखते हैं, अभी तो हम डिटेल में भी देखेंगे एंट्री वाइज। तो AIS में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट A और एक होता है हमारा पार्ट B। पार्ट A में आपका नाम आ जाएगा, आपका पैन नंबर आ जाएगा, ईयर आ जाएगा, इस तरह की डिटेल आती है विच इज नॉट रेलिवेंट। देन पार्ट B इज रेलिवेंट। पार्ट B में आपको देखिए 5 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5। 1 में आपके TDS एंड TCS की इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। इसका मतलब जहां जहां आपका TDS कटा हुआ है, जहां जहां पर आपका TCS कलेक्ट हुआ है, वो सब एंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी कैटेगरी वाइज। सैलरी पर कितना है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट से कितना है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट से कितना है, सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग का है, रिसीव फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कैश विड्रॉल है, इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टमेंट फंड्स है। These all the entries, मतलब अभी हम डिटेल में जाएंगे। तो ये बेसिकली आपको आपके TDS के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। नाउ द नेक्स्ट इज SFT इंफॉर्मेशन, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो आपने इन्वॉल्व करी हैं ड्यूरिंग द ईयर, उसके बारे में आपको यहां पर पता चलेगा। देन अगर आपने कोई पेमेंट करी है टैक्सेस की, वट एवर द सेल्फ असेसमेंट, एडवांस टैक्स, वो सब आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। अगर आपका ड्यूरिंग द ईयर कोई डिमांड जनरेट हुआ है या रिफंड आपको आया है, वो आप यहां से चेक करेंगे। एंड अदर इंफॉर्मेशन लाइक आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, पेंडिंग प्रोसीडिंग है, ओपन है, इस तरह की सब चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं। मैंने इन नोट्स को बनाते समय कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन हैं विच इज कॉन्फिडेंशियल, उनको हाइड कर दिया है। तो जहां पर आपको एक ब्लू कलर का बॉक्स ऐसा देखने को मिलेगा, वहां पर समझिएगा कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है विच कैन नॉट बी शेयर पब्लिकली, इस वजह से यहां पर इन चीजों को मैंने हाइड कर दिया है। देन यहां पर आपको काउंट देखने को मिलेगा कि इस पर्टिकुलर शेड्यूल में आपको कितनी एंट्रीज देखने को मिल रही हैं, और उसके आगे फिर आपको अमाउंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक ब्रॉड पिक्चर है, बट अगेन मैं फिर कह रहा हूं, हम AIS को रेफर नहीं करते हैं, हम TIS को रेफर करते हैं। और TIS में जब हम डिटेल देखना चाहते हैं तो वो हमें ऑटोमेटिकली AIS पर पहुंचा देता है। प्रैक्टिकली अगले सेशन में आपको ये बात समझ आ जाएगी। नाउ कम टू व्हाट इज TIS। TIS क्या होता है? सो TIS इज टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम। AIS था एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब TIS है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिस इज नथिंग, दिस इज द समरी ऑफ AIS। पूरे AIS को उठाकर अगर मैं एक समरी बनाना चाहूं विच इज रिलेटेड टू योर TDS एंड TCS, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में, तो आपके यहां पर जो पिक्चर बन के आएगी उसको हम TIS कहेंगे। देखिएगा, अ कंसोलिडेटेड समरी ऑफ ऑल the tax related data that taxpayer need, such as filed tax, such as forms, tax is paid, refunds obtained, and other pertinent information is given to them in the form of TIS statement. TIS is an information category wise aggregated information summary for a taxpayer. It shows value processed by the system, that is the value generated after deduplication of the information based on predefined rule. तो जैसे ही डिपार्टमेंट ने मल्टीपल सोर्सेस से इंफॉर्मेशन को कैप्चर किया और उसमें जो डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन है उनको हटा दिया, इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करके एक फाइनल समरी आपको बनाकर दे दी, वो समरी है TIS।
अच्छा, एक बात और याद रखिए, एआईएस में एंट्री आई, आपने बोला कि भाई ये मेरी नहीं है, मेरे से रिलेटेड नहीं है, आपने उस पर फीडबैक दिया, फीडबैक देने के बाद वो प्रोसेस हुई और डिपार्टमेंट को लगा कि यस दिस एंट्री इज नॉट रिलेटेड टू यू, तो वो आपके एआईएस में एंट्री हटा देगा और अकॉर्डिंगली टीआईएस में उसका इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब पहले बनेगा एआईएस और टीआईएस उसके बाद अपने आप से जनरेट होगा। नाउ एंड वैल्यू एक्सेप्टेड बाय द टैक्स पेयर, तो जो वैल्यू आप एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट का मतलब आप कहेंगे कि हाँ ये मेरी ट्रांजैक्शन है, उसके बेसिस पर आपका टीआईएस जनरेट किया जाएगा। सवाल उठता है क्या सर हमें एआईएस में हर एक एंट्री को फीडबैक देना पड़ेगा? नहीं, अगर आपने फीडबैक नहीं दिया है तो वो माना जाएगा आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो डीम्ड एक्सेप्टेड हो जाएगा और उसके बेसिस पर आपका टीआईएस भी तैयार कर दिया जाएगा। देखिएगा आगे, एंड द वैल्यू, यहां से देखिएगा फिर से, एंड वैल्यू एक्सेप्टेड बाय टैक्स पेयर that is the value derived after considering the taxpayer feedback and value processed by the system under each information category, that is the salary, interest, dividend, etc. the derived information in TIS will be used for pre-filing of return। तो ये जो TIS बना है ना आपका, इसी से आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में डेटा भी प्रीफिल हो जाएगा। आपने कभी नोटिस किया होगा जब आप इनकम टैक्स रिटर्न यूटिलिटी के थ्रू फाइल करते हैं या पोर्टल पर डायरेक्टली फाइल करते हैं, तो वहां पर बहुत सारे स्केड्यूल्स हैं जो अपने आप भर जाते हैं, आपको नंबर डालने की जरूरत नहीं होती है। कभी आपने सोचा है वो कहां से भर जाते हैं? वो टीआईएस से भर जाते हैं। तो टीआईएस में आपकी सैलरी की इंफॉर्मेशन आ गई, टीआईएस में आपका इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन आ गई, टीआईएस में आपके रेंट की इंफॉर्मेशन आ गई, वो सब ऑटोमेटिकली आईटीआर में भेज देता है और आईटीआर में आपके नंबर्स अपने आप से दिखने लग जाते हैं। ये अलग बात है कि आप उन्हें चेंज करना चाहें तो आप घटा बढ़ा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी और रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। सो दिस इज द टीआईएस। अगर मैं टीआईएस की पिक्चर आपको दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार का दिखता है। टीआईएस एक्चुअली में एक फिल्टर्ड आउट बड़ा सुंदर सा साफ सुथरा सा एक इंफॉर्मेशन टूल है जहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन को कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। तो फर्स्ट आपको सैलरी है, जैसे ही आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल में ले जाएगा और डिटेल पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो फिर आपको एआईएस पे ले जाएगा। इस तरह से इसका फ्लो है। रेंट की इनकम आ गई, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग आ गया, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट आ गया, ये बेसिकली आपकी एफडीज हैं। अगर आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग बेची है उसकी इंफॉर्मेशन आ गई। सिमिलरली अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है, आपका टीडीएस कटा है तो वो यहाँ कैप्चर हो गया। सेल ऑफ सिक्योरिटी है, मिसलेनियस है, कैश विड्रॉल है, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, परचेज ऑफ सिक्योरिटी है, इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं। तो दीज आर द कैटेगरी। अब ये मत समझिएगा कि केवल यही है, नो, देयर आर सो मेनी एंट्रीज व्हिच कैन बी देयर इन टीआईएस। और आज का जो मेरा सेशन है ना वो एक्चुअली में उसी पर है, कौन कौन सी एंट्रियां आपके टीआईएस में आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलती हैं और उन एंट्री का आईटीआर में क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे आपको उन्हें इंश्योर करना है कि आप सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं या नहीं, किन एंट्रीज को इग्नोर करना है, किन एंट्री को कंसीडर करना है। अब जरूरी तो नहीं है ना भाई टीआईएस में जो एंट्री आ रही है वो सब आईटीआर में ले लेनी है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, यहां पर आपने कैश विड्रॉल किया। अब आपने अगर कैश विड्रॉल किया तो आईटीआर में इसे कहीं दिखाना है, मैंने कैश विड्रॉल किया, वेदर इट इज माय इनकम? नो, आईटीआर तो इनकम के बारे में बात कर रही है ना, तो जरूरी नहीं है ना कि ये कैश विड्रॉल मेरी आईटीआर में आए। देखिए आज के सेशन को बनाने का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये भी था क्योंकि मेरे पास ना बहुत ऐसे सवाल आते हैं, सर मेरे टीआईएस में कैश विड्रॉल दिख रहा है, क्या करूं? अरे भाई क्या करना है, कुछ नहीं करो। जरूरी तो नहीं है ना हर चीज जो टीआईएस में आए वो आपको आईटीआर में लेनी है, लेकिन आज के सेशन में हम ये जरूर समझेंगे कि इस एंट्री का आपके आईटीआर पे क्या इंपैक्ट हो सकता है और आपकी आईटीआर स्क्रूटनी में ना जाए, इसके लिए आप किन बातों को ध्यान रखें, मतलब इसको किस तरह से आप अपनी आईटीआर में इनकॉर्पोरेट करें जिससे कि कल को अगर डिपार्टमेंट आपसे सवाल पूछ ले तो आप उसका आंसर कर पाए। ये पूरा हम डिस्कशन आज के सेशन में करेंगे। तो मैं देखिए अभी आपको अगले पेज के बाद कुछ एंट्रीज दिखाने वाला हूं। उन एंट्रीज में मेरा जो डिस्कशन होगा वो 3 फंडामेंटल बेसिस पर रहेगा। पहला, आईटीआर में उसको कैसे डिस्क्लोज करना है, आईटीआर में उसे डिस्क्लोज करना भी है या नहीं करना है।
देन हमें उसे चेक कैसे करना है कि जो हम अपनी आईटीआर में रिपोर्टिंग दे रहे हैं वेदर दैट इज एक्यूरेट और नॉट, और उसका इंप्लीकेशन हमारी आईटीआर पर क्या हो सकता है, आईटीआर कौन सी होगी, आईटीआर 1 जाएगी, 2 जाएगी, 3 जाएगी या 4 जाएगी, ये हम डिसाइड करेंगे उन एंट्रीज के बेसिस पर। आई होप मेरा एक ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम आने वाले अब रिमेनिंग सेशन में आज के क्या करने वाले हैं। तो आइएगा दोस्तों, अब मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाला हूं आज का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज द प्रैक्टिकल डिस्कशन ऑन एलिमेंट्स ऑफ टीआईएस। बड़ी मेहनत से बनाए हैं दोस्तों ये मैंने एलिमेंट, नाना करते हुए कम से कम मैंने 20-25 इनकम टैक्स लॉगिन करे हैं अलग अलग लोगों के, और उनके टीआईएस में जा जाकर इन एंट्रीज को आइडेंटिफाई किया है। तो पर्सनली देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इन एंट्रीज के बाद ऐसी कोई एंट्री आपके पास नहीं होगी जो आपके टीआईएस में या आपके क्लाइंट के टीआईएस में दिखे विच इज नॉट इन दिस नोट्स। तो मैंने सभी पॉसिबल एंट्रीज को प्रैक्टिकली यहां पर कैप्चर किया है। आइए सबसे पहली एंट्री हम यहां पर करने जा रहे हैं विच इज सैलरी। दोस्तों ये जो सैलरी की एंट्री आपको आपके टीआईएस में देखने को मिलेगी वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी कि यहाँ पर सैलरी है, देन उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, सैलरी, टीडीएस अनेक्शर 1, सैलरी रिसीव सेक्शन 192, ग्रॉस सैलरी रिसीव, और उसके आगे आपको 3 एलिमेंट दिखेंगे। अच्छा ये 3 एलिमेंट आपको सैलरी में नहीं हर एक एंट्री में दिखेंगे। एक होगा रिपोर्टेड बाय सोर्स, आपके सोर्स ने कितनी रिपोर्टिंग दी, देन उसके बाद होगा प्रोसेस बाय सिस्टम, जब सिस्टम ने प्रोसेस किया तो उसने कितना अमाउंट कैप्चर किया, और उसके बाद होगा एक्सेप्टेड बाय टैक्स पेयर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जब तक कि आप फीडबैक नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक वो एक्सेप्टेड माना जाएगा। तो यहां पर आप देखिए तीनों ही जगह पर सेम अमाउंट है, सोर्स ने रिपोर्ट किया इतना अमाउंट, सिस्टम ने प्रोसेस किया इतना अमाउंट, और टैक्स पेयर ने एक्सेप्ट किया इतना अमाउंट। अब ये है आपकी सैलरी का अमाउंट। तो ये तो बड़ा क्लियर है, सैलरी हो गई। अब इसका इंप्लीकेशन क्या है, आईटीआर कौन सी जाएगी, आईटीआर में डिस्क्लोजर कौन सा होगा। तो सुनिए, बड़े बड़े ध्यान से सुनना, हर एक एंट्री बड़े काम की है। आपके टीआईएस में यहां पर अमाउंट दिख रहा है 2,02,00,000 रुपए। तो क्या सर ये पूरा का पूरा अमाउंट मैं अपनी सैलरी में ले लूं? जी नहीं दोस्तों, ये जो सैलरी आपकी दिख रही है ये ग्रॉस सैलरी है। अब ये जो ग्रॉस सैलरी है ये आपकी आईटीआर में जाती है ग्रॉस सैलरी वाले एलिमेंट में, बट आफ्टर गेटिंग डिडक्शंस, आफ्टर गेटिंग एग्जेम्पशंस, मल्टीपल एग्जेम्पशन है, एचआरए है, एलटीए है, ग्रेचुटी है, व्हाटएवर द थिंग इज, वो सब लेने के बाद आपकी इनकम टैक्सेबल होती है ना, विच इज कॉल्ड नेट टैक्सेबल सैलरी। तो उसके लिए आपको दोस्तों हेल्प लेनी है फॉर्म 16 की। आपको आपके एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 का पार्ट बी मिलता है, तो पार्ट बी से आप अपनी आईटीआर बनाएंगे, इससे नहीं बनाएंगे। तो अगेन अगर आपके टीआईएस में सैलरी की एंट्री दिख रही है और आपका क्लाइंट आपको फॉर्म 16 नहीं दे रहा है तो आप आईटीआर मत बनाइए उसकी, क्योंकि ये अमाउंट ले देने से आपका काम नहीं चलेगा। हाँ ये जरूर चेक करिए क्या फॉर्म 16 पार्ट बी में दिया गया अमाउंट इससे मैच है या नहीं। अगर मैच है तो आगे बढ़िए, अगर मैच नहीं है तो फीडबैक दीजिए, और रूट कॉज चेक करिए, वेयर इज द इशू, व्हाई द इंफॉर्मेशन इज नॉट मैचिंग। तो इसका मतलब सैलरी की एंट्री आपको ये आइडेंटिफाई करवा देगी कि आपकी सैलरी कितनी है, बट ये इंश्योर नहीं करती कि कितना अमाउंट आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में लेना है। उसके लिए यू नीड फॉर्म 16 पार्ट बी। फॉर्म 16 के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए होता है, एक बी होता है। आपको बी लेना है और बी के बेसिस पर आप अपनी आईटीआर बनाएंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, टीआईएस की सैलरी के बेसिस पर आप आईटीआर नहीं बना सकते हैं। जो बना रहा है गलत बना रहा है, आईटीआर गलत हो जाएगी। आपको फॉर्म 16 पार्ट बी चाहिए ही चाहिए किसी भी सैलरी की इनकम को आईटीआर में दिखाने के लिए। नाउ द क्वेश्चन कम्स, सर आईटीआर जाएगी कौन सी, 1, 2, 3, 4? तो देखिए अगर आपकी केवल सैलरी की इनकम है या ऐसी इनकम है विच इज नॉट इन 2, विच इज नॉट, जिसके लिए आप 2 और 3 भरने के लिए लाइबल नहीं है, तो आप 2 पर मत जाइए, 3 पर मत जाइए। आईटीआर 1 इज देयर, आईटीआर 4 इज देयर। बस ये आपको समझना पड़ेगा 4 किसके लिए है। तो 4 है बिजनेस और प्रोफेशन वालों के लिए जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करते हैं। तो बाकी आप आईटीआर 1 में जाएंगे। इसका मतलब ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि सर सैलरी की इनकम कौन सी रिटर्न में लेनी है।
तो जाहिर सी बात है 1 2 3 4 सभी में सैलरी की डिटेल है। बस आपको ये देखना होगा कि बाकी क्या इनकम है आपकी, और उन इनकम के बेसिस पर यू विल हैव टू डिसाइड कि ITR 1 या 2 या 3 या 4 किस में मुझे जाना है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर इस शेड्यूल से, इस एंट्री से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकली कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, आई विल आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज रेंट। वेरी गुड एलिमेंट इन देयर। बहुत लोग गलती कर रहे हैं यहां पर। अब ये रेंट की एंट्री, अच्छा पहले तो ये समझिए आई कहां से है। ये रेंट की एंट्री मेरे AIS में कैसे आ गई, मैं इसका पीछे का आपको रूट कॉज बताता हूं, देन आपको समझ आ जाएगा। देखिए मान लीजिए यहां पर दो व्यक्ति हैं A और B। A ने अपनी कोई प्रॉपर्टी B को रेंट पर दी और B जो है उसके लिए 1 लाख रुपए पर मंथ का किराया पे करता है। B जो है एक बेसिकली एम्प्लॉई है एक किसी कंपनी में, और कंपनी का नाम मैं ले लेता हूं यहां पर रिलायंस। अब जैसे ही B आपको 1 लाख रुपए महीने का किराया देता है तो जाहिर सी बात है B यहां पर अपना HRA क्लेम करना चाहेगा। B चाहेगा कि मैं इस 1 लाख रुपए का HRA क्लेम करूं, तो वो क्या करता है अपने एम्प्लॉयर को, दैट इज कॉल्ड रिलायंस को, इंफॉर्मेशन देता है कि भैया मुझे HRA का बेनिफिट दिया जाए क्योंकि मैंने 1 लाख रुपए का किराया A को दिया है। और वो 1 लाख रुपए का किराए की रेंट रिसीप्ट के साथ आपका पैन नंबर भी दे देता है। तो इसका मतलब B जो है अपने एम्प्लॉयर को A का पैन नंबर देता है कि मैंने इस व्यक्ति को रेंट पे किया है, जिससे कि B को HRA मिल जाता है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, रिलायंस जो है जब अपनी TDS की रिटर्न फाइल करता है विच इज कॉल्ड 24Q, तो उसमें वो आपका पैन नंबर मेंशन करता है कि मेरा ये जो एम्प्लॉय है B, इसने A को इतने रुपए का किराया पे किया है जिसके एवज में ये HRA की एग्जेम्पशन क्लेम कर रहा है। जैसे ही ये 24Q फाइल करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि A को किराया मिला, रेंट रिसीव हुआ। ये देखिए पहुंच गई ना खबर। और जैसे ही ये खबर पहुंच जाती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट A के TIS में, AIS में ये इंफॉर्मेशन को कैप्चर करवा देता है और वहां पर एक इनकम दिखा देता है, रेंट रिसीव। ध्यान से देखिए, इसका अगर डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो सोर्स आपको पता चल जाएगा। दिस इज द रेंट ऑब्लिक HRA क्लेम ऑफ द टेनेंट रिपोर्टेड बाय एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर ने रिपोर्टिंग दी है एम्प्लॉय के लिए इस व्यक्ति के पैन नंबर पर, तो यहां पर एंट्री आ गई। इंफॉर्मेशन के सोर्स में आपको उस कंपनी का नाम भी देखने को मिल जाएगा जिस कंपनी में एम्प्लॉय ने HRA क्लेम किया है इसके रेस्पेक्ट में। मैं उम्मीद करता हूं ये पूरा आपको रूट समझ आ गया होगा कैसे ये एंट्री ड्राइव हुई है। नाउ इसके बाद है यहां पर रेंट, और उसके बाद है फिर दोस्तों अमाउंट। अब कैच यहां पर है, बहुत से लोग इस अमाउंट में गलती करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, जब अपनी ITR फाइल करते हैं तो वो इस वाली इनकम को ही अपनी रेंटल इनकम दिखा देते हैं। दैट इज रॉन्ग, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब दोस्तों ध्यान रखिए क्यों गलत है, मैं समझाता हूं इस बात को। यहां पर B ने जो रेंट दिया था वो रेंट दिया था 1 लाख रुपए महीने का। मान के चलते पूरे साल का 12 लाख रुपए का रेंट दिया गया था। आप सब जानते हैं, बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ वर्किंग इन दिस फील्ड, आप सब जानते हैं अगर 12 लाख रुपए का किराया पे किया गया है तो जरूरी नहीं है कि HRA की एग्जेम्पशन भी 12 लाख ही मिल जाए एम्प्लॉय को, जरूरी नहीं है। मान के चलते हैं HRA की एग्जेम्पशन मिली एम्प्लॉय को 10,70,000 रुपए की। फॉर्मूला होता है देखो HRA की एग्जेम्पशन क्लेम करने का। सो इट इज नॉट पॉसिबल इन एवरी केस कि 12 लाख रुपए का रेंट पे किया गया तो 12 लाख की ही एग्जेम्पशन मिल जाए। हो सकता है एग्जेम्पशन कम की मिले, तो मान लीजिए एग्जेम्पशन 10,70,000 की मिली। तो पता है अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, इनके जो मेथोडोलॉजी है कैप्चर करने की, इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने का जो तरीका है वो गलत है। बेसिकली यहां पर जो इंफॉर्मेशन आ रही है ना दोस्तों, ये वो अमाउंट है जो मेरे एग्जांपल में 10,70,000 है। इसका मतलब ये वो अमाउंट है जो HRA एग्जेम्पशन मिली है, एग्जेम्पशन अवेलेबल टू एम्प्लॉय।
अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से सोचिए और मुझे बताइए, क्या ये वो अमाउंट है जो ए को रेंट रिसीव हुआ है, या ये वो अमाउंट है जो बी को एचआरए की एग्जेम्पशन मिली है? तो आंसर है सर ये वो अमाउंट है जो एचआरए की एग्जेम्पशन मिली है। तो जैसे आप कहते हैं एचआरए की एग्जेम्पशन मिली है, मेरा अगला सवाल, मैं जब एक ही आईटीआर बनाऊंगा तो एक ही आईटीआर में मुझे इस बात से मतलब है कि बी को एग्जेम्पशन कितनी मिली, या मुझे इस बात से मतलब है कि मुझे कितना किराया मिला, मैं ए हूं। तो मैं जब अपनी आईटीआर बनाऊंगा या मैं जब एक ही आईटीआर बनाऊंगा तो मेरे लिए व्हाट इज रेलेवेंट, रेंट रिसीव्ड बाय ए और एचआरए एग्जेम्पशन अवेलेबल टू बी। तो सर जाहिर सी बात है मेरे लिए किराया इंपॉर्टेंट है, मतलब मुझे कितना किराया मिला या ए को कितना किराया मिला। तो डोंट ट्रैप दिस इन दिस इंफॉर्मेशन। कई लोग गलती करते हैं भाई, मैं देखता हूं, मैं तो दिन रात यही देखता हूं ना, बहुत से लोग आते हैं रिटर्न लेके और कहते हैं सर यही तो मेरी इनकम है। अरे भाई हमसे क्या छुपाओगे, हमें सारी चीजें पता है, ये आपकी इनकम नहीं है, आपकी इनकम इससे ज्यादा है, क्योंकि आपको रेंट जो मिला है वो इससे ज्यादा मिला है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्रैक्टिकली मैंने देखा है बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर लोग आईटीआर में इसको दिखा देते हैं, दैट इज रॉन्ग। अच्छा, इनकम टैक्स की भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, आईटीआर की जो यूटिलिटी है वो भी इसी को कैप्चर कर लेती है आपका रेंट के सामने, मतलब जो आपका रेंट रिसीव्ड वाला कॉलम आता है ना हाउस प्रॉपर्टी के हेड में, वो भी इसी को कैप्चर कर लेते हैं। अरे नहीं भाई, ये नहीं, गलत है। दिस इज द एचआरए एग्जेम्पशन अवेलेबल टू एम्प्लॉय। आपको तो जो उठाना था वो रेंट रिसीव्ड उठाना था। क्लियर है हम यहाँ पर? अब सवाल उठता है कौन सी आईटीआर जाएगी, तो सर देखो 1 भी जा सकती है, 2 भी जा सकती है, 3 भी जा सकती है, 4 भी जा सकती है, बस मैं आपको ये बता सकता हूं कौन से हेड में जाएगा। तो इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ये इनकम कैप्चर होगी और लेट आउट दिखाते हुए कैप्चर होगी। अब कई लोग गलती कर देते हैं, इस एंट्री को इग्नोर कर देते हैं और रेंटल इनकम ही नहीं दिखाते। भैया आप तो सरासर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को न्योता दे रहे हो, आओ मुझे मारो। जब आपकी एआईएस में रेंटल इनकम रिपोर्ट हो रही है तो आप आईटीआर में रेंट इनकम क्यों नहीं दिखा रहे हो? ये तो न्योता देने वाली बात हो गई ना कि आओ मुझे नोटिस दो। इसका मतलब आपको इसे रेंटल इनकम में इंक्लूड करना है। क्लियर हो गया है? ये वाला एंट्री भी समझ आ गई सबको? नाउ नेक्स्ट एंट्री जो आपको देखने को मिलती है दैट इज द सेविंग बैंक अकाउंट। यहीं से क्लाइंट के कच्चे छिट्टे खुल जाते हैं। क्लाइंट हमें बोलता है जी मेरे पास तो केवल 4-5 बैंक अकाउंट है। यहां पर हमें पता चलता है क्लाइंट के पास तो 12 बैंक अकाउंट है। अच्छा, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आप देखिए, 678 रुपए का इंटरेस्ट मिला है। एक बैंक है इसका, किसी का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं क्लाइंट से पूछ रहा हूं, मेरे सामने 26AS खुला हुआ है, मेरे सामने AIS TIS खुला हुआ है, उसके सामने नहीं खुला। मैंने पूछा, मैंने कहा सर आपके पास SBI में अकाउंट है? कहता है जी मुझे याद नहीं है, पता नहीं, हो सकता है हो भी हो सकता है ना भी हो। मैंने कहा जी मेरे सामने तो इन्फॉर्मेशन आ रही है और आपका ये बैंक अकाउंट नंबर है। मैंने उसे अकाउंट नंबर तक बता दिया। कहता है हाँ जी बिल्कुल है, मेरा को याद आ गया, मेरा एक SBI में भी अकाउंट है। मैंने कहा उसमें कुछ पैसे वैसे मिले हैं आपको, कोई इंटरेस्ट की इनकम हुई है? कह रहा ना जी उसमें तो मेरे पैसे ही नहीं पड़े हैं, बिल्कुल जीरो पड़ा हुआ है बैलेंस। मैंने कहा नहीं देखो सर 678 रुपए का इंटरेस्ट भी आया है। तो कहता है हाँ याद आ गया, आया है। तो इस तरह की चीजें भी AIS में कैप्चर हो रही हैं। अब आप देखिए इसके सभी बैंक यहां पर आ गए जिसका भी मैंने एक्सट्रैक्ट निकाला है। तो यहां पर उसका एक बैंक है HDFC में, उससे मिलने वाला इंटरेस्ट आ गया। इंडियन ओवरसीज, IDFC, येस बैंक, ICICI, कैनरा बैंक, कोटक बैंक, स्टेट बैंक, ऑल द बैंक्स आर देयर। देखिए दोस्तों ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है 678। आई विल शो यू वन ऑफ द एंट्री, यहाँ पे 3 रुपए की भी एंट्री रिपोर्टेड है। तो आप सोचिए ना किस माइक्रो लेवल पर दे आर कैप्चरिंग इंफॉर्मेशन। अब सवाल उठता है कि सर ये चेक कैसे करें सही है या नहीं? तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको, किसी भी बैंक में जाइए, उसको बोलिए कि पूरे साल भर में आपने मुझे कितना इंटरेस्ट पे किया है, वो पूरे का सर्टिफिकेट दीजिए, वहां से मैच करिए, पैसा पैसा मैच होगा। मेरी गारंटी है पैसा पैसा मैच होगा। अच्छा, यहां पर ना एक चीज कवर नहीं होती है, आई थिंक पोस्ट ऑफिस कवर नहीं होता है इसमें। इन सम केसेस मुझे याद भी नहीं है कि है या नहीं, बट पोस्ट ऑफिस से अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है शायद वो यहाँ कवर नहीं होगा, वो आप एक बार देख लेना।
तो यहां पर आपका इंटरेस्ट जो अमाउंट आया है वो आपको अपनी अदर सोर्सेस की इनकम में लेना है, और अदर सोर्सेस की इनकम में लेने से पहले क्रॉस चेक कर लेना कि बैंक के हिसाब से जो इंटरेस्ट है और इसके हिसाब से वो मैच है या नहीं, कोई बैंक छूट तो नहीं रहा, कोई बैंक एक्स्ट्रा तो नहीं है। अगर एक्स्ट्रा है तो फीडबैक देके आप उसे रिपोर्ट कर दो, छूट रहा है तो मैन्युअली आप उसको इंक्लूड कर लो। क्लियर है हम सभी यहां तक? नाउ द नेक्स्ट एंट्री दैट यू कैन सी इन TIS विच इज द इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स, ये आपके एफडी के इंटरेस्ट को रिपोर्ट करता है। एफडी हो गई, रेकरिंग डिपॉजिट्स हो गई, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हो गई, तो जिस प्रकार की भी आपकी डिपॉजिट्स हैं वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। इवन ये भी बैंक लेवल पर आपको देखने को मिलेंगी। तो इस व्यक्ति के केस में देखिए इंडियन ओवरसीज से इसको एफडी का इंटरेस्ट मिला है 15,25,000 और उस पर टीडीएस कटा हुआ होगा, वो टीडीएस वाले सेक्शन में देखने को मिलेगा। देन सेकंड इज HDFC बैंक से इसको इंटरेस्ट की इनकम हुई है 8,04,65 रुपए की, वो आपको अपनी ITR में इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो यहां पर ये इंफॉर्मेशन भी कैप्चर हो रही है। अगर इस बैंक के अलावा कोई और बैंक से भी इसे इंटरेस्ट की इनकम होती वो भी यहां पर देखने को आपको मिल जाती। नाउ द नेक्स्ट एंट्री दैट यू कैन सी, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अब पहली बात तो ये समझिए, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन TIS में पहुंची कहां से है। तो देखिए इसका जो सोर्स है ना वो सब रजिस्ट्रार है। मैंने इनिशियली आपको बताया था आज की सेशन में, अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हैं, द इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग मोर देन 30 लाख रुपीस, मतलब उसकी जो रजिस्ट्री हो रही है वो 30 लाख रुपए से ज्यादा की है, तो वो इंफॉर्मेशन सब रजिस्ट्रार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर करता है और उसके बेसिस पर आपके TIS में ये एंट्री पहुंच जाती है। तो यहां पर देखिएगा SFT पार्ट है इसका, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सब रजिस्ट्रार ने इंफॉर्मेशन दी है और ये कहा है कि 2,15,00,000 रुपए की आपने एक प्रॉपर्टी बेची है। अब सवाल उठता है कि सर इसका मेरे ITR में क्या कनेक्शन है? तो बहुत सीधा कनेक्शन है भाई, आपने एक कैपिटल गेन की इनकम कमाई होगी, तो कैपिटल गेन की इनकम में इस 2,15,00,000 रुपए के डिस्क्लोजर आपकी रिटर्न में होने चाहिए। इसका मतलब जब आप अपनी कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन करेंगे तो डोंट मिस दिस 2,15,00,000, क्योंकि सीधा सीधा खुली खबर है कि आपने प्रॉपर्टी बेची है और ITR में आप इसे ना दिखाएं तो ये तो गलत हो जाएगा ना। अब चाहे ये आपकी कैपिटल गेन की इनकम एग्जेम्प्ट है, चाहे टैक्सेबल है, चाहे कम है या ज्यादा है, वो एक अलग बात है दोस्तों, लेकिन डोंट इग्नोर सच ट्रांजैक्शन। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं छोटा सा। मान के चलते हैं कि ये 2,15,00,000 रुपए का मैंने अपना रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचा होता, हो सकता है ना कि मैंने अपना खेती वाली जमीन बेच दी है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अब ये जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होता है दोस्तों, ये कैपिटल असेट नहीं होता, और अगर ये कैपिटल असेट नहीं होता तो कैपिटल गेन भी नहीं होता। लेकिन मुझे ITR में तो दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि खबर है सरकार के पास, तो ITR में मुझे इसे अपनी एग्जेम्प्ट इनकम में रिपोर्ट करना पड़ेगा। मुझे वहां बताना पड़ेगा कि हाँ मैंने 2,15,00,000 रुपए का अपना रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचा है, जिससे मुझे इतना इनकम हुई है और वो इनकम मेरी एग्जेम्प्ट है, इस वजह से मैं इस पर कोई टैक्स नहीं दे रहा हूं, बट मैं अपनी ITR में रिपोर्ट जरूर कर रहा हूं, ताकि भविष्य में आपके पास स्क्रूटनी का नोटिस ना आए ये कहते हुए, या 148 का नोटिस ना आए ये कहते हुए कि आपने अपनी इनकम छुपाई है। आई होप एम आई क्लियर टू यू। तो इसका सोर्स आपको पता चल गया। अब इससे कनेक्टेड ITR कौन सी जाएगी? तो सर 1 जा नहीं सकती, 4 जा नहीं सकती, ऑब्वियसली या तो 2 या 3 एज द केस में भी मैं आपको इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अब एक बात याद रखिए, इसके नीचे एक एंट्री आपको और दिख रही है TDS के कनेक्शन में, ये कैसे बनी ये भी मैं बता देता हूं। आपने TDS के कोर्स में एक सेक्शन पढ़ा था 194IA, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी 50 लाख रुपीस से ऊपर की सेल करते हैं या आप परचेस करते हैं, ऐसे समझिए आप कोई भी प्रॉपर्टी अगर परचेस करते हैं तो उस केस में आपको TDS का डिडक्शन करना है अंडर सेक्शन 194A। अब जैसे आप TDS का डिडक्शन करेंगे तो जिस व्यक्ति का TDS आप डिडक्ट करेंगे उसकी 26 AS में उसके AIS TIS में रिपोर्टिंग पहुंच जाती है। अब यहां पर हुआ क्या, इस व्यक्ति ने 2,15,00,000 रुपए का अपना एक इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचा,
तो जाहिर सी बात है जिसको बेचा उसने इसका टीडीएस काटा। जैसे ही उसने इसका टीडीएस काटा 194IA में यहां पर रिपोर्टिंग कैप्चर हो गई। कौन से सोर्स से? टीडीएस के सोर्स से। और यहां पर उस व्यक्ति का नाम भी आ जाएगा कि आपका टीडीएस किसने काटा। मान के चलते हैं रामलाल ने काटा, तो यहां पर रामलाल का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। मैंने हाइड कर दिया था फॉर अ पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब आपके मन में एक सवाल और आएगा दोस्तों कि सर प्रॉपर्टी बेची थी 2,15,00,000 की, लेकिन टीडीएस के सामने लिखा है 1,07,50,000। व्हाई इट इज सो? इसका मैं आपको कारण बताता हूं। दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी बेची गई थी, मान लीजिए प्रॉपर्टी थी मुंबई की। अब ये जो प्रॉपर्टी बेची गई थी वो दो लोगों के नाम पर थी, एक चिंटू और एक मिंटू। यहां पर दो ओनर थे। हस्बैंड वाइफ का ही एग्जांपल ले लेते हैं। हस्बैंड और वाइफ दोनों 50-50% के ओनर थे इस प्रॉपर्टी के। यहां पर रामलाल ने प्रॉपर्टी परचेज करी। आप सब जानते हैं अगर रामलाल कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है विच इज हैविंग अ मोर देन 50 लाख रुपीज, तो उसको टीडीएस काटना है। किसका? चिंटू का या मिंटू का? दोनों का। दोनों का टीडीएस बराबर बराबर कटेगा 194IA के तहत। तो यहां पर हुआ क्या? रामलाल ने चिंटू का टीडीएस काटा 50% शेयर पर। तो 2,15,00,000 का जब आप आधा कर देते हैं तो वो आ जाता है 1,07,50,000 रुपए। तो यहां पर 1,07,50,000 का टीडीएस चिंटू का कटा, सिमिलरली मिंटू का भी कटा। तो ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ना, ये चिंटू का है। तो वहां पर सेल दिखेगी 2,15,00,000 की, लेकिन टीडीएस दिखेगा 1,07,00,000 पे। दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम इन दिस केस। सेम आप मिंटू का जब लॉगिन करेंगे तो वहां भी ऐसा ही होगा। 2,15 की सेल दिखेगी और टीडीएस दिखेगा 1,07,50,000 पर। सवाल उठता है कि सर जब मैं अपनी कैपिटल गेन की वर्किंग करूंगा तो मैं 2,15 पर करूंगा या 1,07 पर करूंगा? जाहिर सी बात है सर, आपका जो शेयर है 50% उस पर करेंगे। किसी दिन मौका लगा प्रैक्टिकली मैं आपको इसकी कंप्यूटेशन दिखाऊंगा। जिस बंदे का ये मैंने लॉगिन किया हुआ है उसका मैं आपको कंप्यूटेशन दिखाऊंगा कि मैंने कैसे कैपिटल गेन की वर्किंग की हुई है। बट मैं एक्चुअली बचना चाहता हूं उस तरह की वर्किंग दिखाने से, बिकॉज दैट इंक्लूड सम पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड दैट क्लाइंट इज अ हाई वर्थ। उसकी जो नेटवर्थ है वो बहुत ज्यादा है, तो मैं उसकी इंफॉर्मेशन दिखाने से थोड़ा अवॉइड कर रहा हूं। बट एनीवेज आई विल हाइड फ्यू इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंगली मैं आपको उसका कंप्यूटेशन डिस्क्लोज कर पाऊंगा। तो आई होप आपको ये वाली एंट्री भी क्लियर हो गई होगी, हाउ इट इज टू बी टैकल इन दी आईटीआर, और कौन से पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम में इसको इंक्लूड करना है। तो आंसर वुड बी द कैपिटल गेन। नाउ द नेक्स्ट एंट्री अगेन रिलेटेड टू दिस। यहां पर जो आप देख रहे थे ना 1,07,00,000 रुपए का टीडीएस, वही यहां पर दोबारा कैप्चर हुआ है। आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है रिसीप्ट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो बेसिकली दोस्तों इस एंट्री का जो सोर्स है वो है आपका टीडीएस, जो कि हमने पिछले पेज पर भी डिस्कस किया था कि जैसे ही आपका बायर जिसको आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है वो आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा अंडर सेक्शन 194IA, तो वो इंफॉर्मेशन आपकी यहां पर कैप्चर हो जाएगी और अकॉर्डिंगली आप उस इंफॉर्मेशन को यहां पर देख पाएंगे अलोंग विद हिज नेम कि आपका टीडीएस किसने काटा है। तो यहां पर देखिए अमाउंट जो आया है वो 1,07,50,000 रुपए रिपोर्टेड है बेस्ड ऑन द 194IA। तो यहां पर बायर ने अपना टीडीएस डिडक्ट किया, देन डिडक्ट करके उसने चालान फाइल किया होगा, उसके बेसिस पर ये इंफॉर्मेशन यहां पर कैप्चर हो चुकी है। तो एज सच हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट एंट्री विच यू कैन सी इन योर टीआईएस विच इज द सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो अगर आप सिक्योरिटी बेचते हैं, अब ऑब्वियसली सिक्योरिटी आप बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे? डीमेट के थ्रू बेचेंगे। तो जो आपका डीमेट होल्ड करता है, अब यहां पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एसएफटी के तहत आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करे। तो यहां पर आप देखिए आपका डीमेट होल्ड कर रहा है केफिन टेक्नोलॉजी, ये एक्चुअली म्यूचुअल फंड होल्डर है। तो आपने अपने कुछ म्यूचुअल फंड्स बेचे हैं, सेल ऑफ अदर यूनिट आरटीए, तो उसने आपकी इंफॉर्मेशन दैट इज केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने आपकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को शेयर करी है कि आपने इतने रुपए के अपने म्यूचुअल फंड बेचे हैं। अब यहां पर व्हाई इट इज रेलेवेंट फॉर योर इनकम टैक्स रिटर्न एंड हाउ इट इज रेलेवेंट, तो वो समझिएगा।
आपने 19,66,000 रुपए के म्यूचुअल फंड बेचे हैं, तो क्या सर आंखें बंद करके 19,66,000 रुपए की इनकम निकाल ली जाए? द आंसर वुड बी नो। सर यहां पर ना म्यूचुअल फंड आपको देखने पड़ेंगे, क्या ये शॉर्ट टर्म है, क्या ये लॉन्ग टर्म है, पहला पॉइंट। देन उसके बाद आपको देखना पड़ेगा व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो अकॉर्डिंगली जब आप उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आइडेंटिफाई कर लेंगे, आपको कंप्यूट करना पड़ेगा कैपिटल गेन। तो ऐसा नहीं है कि आपने देखा 19,66,000 और आईटीआर में इंक्लूड कर दिया 19,66,000। नो, यू विल हैव टू कैलकुलेट इट प्रॉपरली बाय सेग्रीगेटिंग दैट अमाउंट इनटू शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। देन उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालिए, कैपिटल गेन कंप्यूट करिए, और जो भी कैपिटल गेन आपका बनता है उसके ऊपर जो एप्रोप्रिएट टैक्स के रेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना टैक्स पे करेंगे। तो केवल ये आपको इंफॉर्मेशन तो दे रहा है, बट डज नॉट मीन द एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल इन योर इनकम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको केयरफुली कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। अब बात आती है सर कैलकुलेशंस करेंगे कैसे? तो देखिए उसके लिए हम ऑलरेडी अपना जो कैपिटल गेन का डिस्कशन कर रहे थे वहां पर मैंने कैलकुलेशन के बेसिस बता दिए हैं, बट स्टिल अभी मैं आईटीआर स्टार्ट करूंगा आप लोगों के साथ असेसमेंट ईयर 25-26 की, बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूं। बस यूटिलिटी जैसे ही अवेलेबल हो जाएंगे आई विल स्टार्ट द वर्किंग विद यू। तो उसमें हम एक लाइव कैलकुलेशन भी करके देखेंगे कि इस तरह की जब ट्रांजैक्शन आपके एआईएस टीआईएस में आपको देखने को मिलती है तो आप उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आप कैसे उसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में सेग्रीगेट करते हैं, देन उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कंप्यूट करते हैं, और अकॉर्डिंगली आप उसको आईटीआर में कैसे दिखाते हैं, कैपिटल गेन के शेड्यूल में कहां रिपोर्ट करते हैं, ये सब मैं कवर करवाऊंगा। आपके प्रैक्टिकल कोर्स में इसका भी वीडियो डल जाएगा असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। बट वेट कर रहा हूं यूटिलिटीज आने का, जैसे आ जाएंगे आई विल स्टार्ट माय वर्क। तो ये एंट्री आपको क्लियर हो गई होगी, हाउ एंड व्हाई इट इज रेलिवेंट फॉर यू। नाउ द नेक्स्ट एंट्री विच यू कैन सी इन योर टीआईएस विच इज द मिसलेनियस पेमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। अब मिसलेनियस पेमेंट में देखिए क्या रिपोर्ट हुआ है, एसएफटी ने रिपोर्टिंग की है कि आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करी है, एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, एचडीएफसी बैंक ने एसएफटी के दायरे में रहते हुए रिपोर्टिंग दे दी है कि आपने पूरे साल भर में 10,10,69,318 रुपीज का क्रेडिट कार्ड पे किया है। अब ये आपके आईटीआर में क्यों इंपॉर्टेंट है, या आईटीआर में कहां दिखाना है? सवाल आता है मेरे पास, सर मैं आईटीआर में कहां दिखाऊं? अरे भाई तुमने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करी है, ये कोई इनकम थोड़ी है आपकी जो कहीं दिखाओगे। चलो अगर मैं कह भी दूं एक बार को दिखा दूं तो कहां दिखाओगे? सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, अदर सोर्स। नहीं भाई ये इनकम नहीं है। तो सर ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अब वो सुनिए क्यों। एक व्यक्ति पूरे साल भर में 11 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहा है, लेकिन उसकी इनकम है 0। बड़ा अजीब नहीं लगता आपको ये सुन के? एक व्यक्ति ने पूरे साल भर में 11 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड के पेमेंट कर दिए, लेकिन इनकम है 0, सैलरी इनकम 0, हाउस प्रॉपर्टी 0, कैपिटल गेन 0, पीजीबीपी 0, अदर सोर्स 0। अरे भाई तुम तो सीधा न्योता दे रहे हो ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ये कहते हुए कि आ बैल मुझे मार, मेरे पास इनकम नहीं है लेकिन मैंने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि क्या आपका क्लाइंट 11 लाख रुपए की अगर पेमेंट कर सकता है क्रेडिट कार्ड की, तो क्या उसकी इतनी वर्थ है, क्या उसकी इतनी हैसियत है, क्या उसकी आईटीआर इतनी इनकम को जस्टिफाई कर सकती है जिससे कि वो ये कह सके कि देखो साहब ये जो 11 लाख रुपए का पेमेंट किया है ये मैं कमाता हूं तभी मैंने किया है, इसका मतलब मेरी पेइंग कैपेसिटी, मेरी अर्निंग कैपेसिटी इतनी है जिससे कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड की पेइंग कैपेसिटी को मैनेज कर पाता हूं। तो क्या सर इसका मतलब यह है कि अगर 11 लाख रुपए का पेमेंट हुआ है तो आईटीआर भी 11 लाख की हो? नो, आईटीआर 5 लाख की भी हो सकती है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट तो रोटेशनल है ना। रोटेशनल का मतलब समझते हैं, मैंने कार्ड यूज किया, पेमेंट किया, मैंने फिर कार्ड यूज किया, मैंने फिर पेमेंट किया। तो अगर मैंने 11 लाख का पेमेंट किया है तो जरूरी नहीं है मेरी इनकम 11 ही हो, इट मे बी 5 लाख, इट मे बी 50 लाख। तो ये कोई मैथमेटिक रूल नहीं है, ऐसा कोई कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपकी 11 लाख की पेमेंट के लिए कितने रुपए का आईटीआर होना चाहिए। दोस्त
इतना होना चाहिए जिससे कि आप जस्टिफाई कर सके कि 11 लाख रुपए का पेमेंट कैसे किया आपने, ये पैसा लाए कहां से थे आप। वो सोर्स पूछेंगे, वो ये नहीं पूछेंगे 11 लाख का पेमेंट क्यों किया, वो पूछेंगे 11 लाख का पेमेंट जो आपने किया है इसका सोर्स बता दो, ये पैसा कहां से आया। तो वो पैसा कहां से आया, तो या तो आप ये कहोगे जी मेरी सैलरी की इनकम थी, या आप ये कहोगे मैंने बिजनेस किया था, या आप ये कहोगे मेरा अदर सोर्स था, या आप ये कहोगे कैपिटल गेन से इनकम कमाई थी, या आप ये कहोगे जी मुझे किराया आता था। तो जैसे ही आप ये कहोगे तो वो कहेंगे क्या आपने इन इनकम को दिखाया है। तो ये आंसर देने के लिए आई एम सेइंग कि आपकी आईटीआर इस तरह की इनकम्स भी दिखाती हो जिससे कि आप जस्टिफाई कर पाए कि यस मैंने 11 लाख का पेमेंट किया है। अब यहां पर बहुत से लोग फंस जाते हैं, वो कैसे फंस जाते हैं मैं बताता हूं प्रैक्टिकली। एक व्यक्ति है जिसका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, बस उसका काम है वो अपने क्रेडिट कार्ड लोगों को दे देता है यूज करने के लिए, अपने क्रेडिट कार्ड दे देता है वो लोगों को यूज करने के लिए। उसके पास क्रेडिट लिमिट है मान लीजिए 15 लाख रुपए की, उसने चिंटू को बोला कि तू मेरा क्रेडिट कार्ड यूज कर ले 2 लाख रुपए से, मुझे बस 2-3% का कमीशन दे दियो। फिर उसने मिंटू को बोला कि तू भी मेरा क्रेडिट कार्ड यूज कर ले 2 लाख रुपए से, तू भी मुझे 2-3% का कमीशन दे दियो। तो इसका बेसिकली अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करवाने का काम है और लोगों के द्वारा, और बीच में अपना कमीशन खा लेता है। ये फंस गया बेचारा। अगर मैं इसकी इनकम की बात करूं तो देयर इज नो इनकम। भाई इसने तो अपनी आईटीआर में कोई इनकम नहीं दिखाई ना, लेकिन इसकी एसएफटी ने रिपोर्टिंग दे दी है 15 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की पूरे साल भर में। ये फंस गया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इससे पूछता है कि तुमने 15 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करी, ये कैसे करी, तुम्हारे पास तो कोई इनकम ही नहीं है, तुम्हारी आईटीआर कह रही है कि तुम्हारी कोई इनकम नहीं है, तुमने नील की रिटर्न भरी हुई है, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए महीने पूरे साल भर की इनकम दिखाकर तुमने अपनी रिटर्न भर दी, बताओ मुझे 15 लाख की क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कहां से हुई। तब ये खोलता है कि अरे सर मैंने तो चिंटू को दिया था, मैंने तो मिंटू को दिया था, मैंने सिंटू को दिया था। डिपार्टमेंट कहता है भाई ये सब चीजें मेरे सामने नहीं चलेंगी, मैं ये मानता हूं कि ये कार्ड तुमने यूज किया था, मुझे नहीं पता है चिंटू मिंटू सिंटू कौन है, मैं तो ये मानूंगा ये कार्ड तुमने यूज किया था, और इसको आपकी इनकम मानते हुए, अनडिस्क्लोज्ड इनकम मानते हुए टैक्स कर देगा, 78% का टैक्स लग जाएगा। तो अगर ऐसा आपके पास कोई क्लाइंट है या आप हो, बचे रहना भैया, बहुत मुश्किल है ये चीजें मैनेज करना। तो कहने को तो ये आपकी आईटीआर में रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देखो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बचने का तरीका, अवॉइड कर दो इस तरह की ट्रांजैक्शंस अगर कोई करता है तो, और अगर कर भी दी है तो अब आईटीआर उसकी इस तरह से डिजाइन कर लेना कि एटलीस्ट वो इस चीज को जस्टिफाई कर पाए। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है आईटीआर में उसका कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम इस तरह का जरूर दिखा देना जिससे कि ये सवाल के आंसर को वो बड़े आसानी से दे पाए। आई होप एम आई क्लियर टू यू ऑन दिस पार्ट। नाउ द नेक्स्ट आइटम विच यू कैन सी इज द कैश विड्रॉल। अगेन आईटीआर में इसका कहीं कोई डिस्क्लोजर नहीं होता दोस्तों कैश विड्रॉल का, लेकिन यहां पर 2-3 पॉइंट हैं जो आपको थोड़ा जागरूक रहने चाहिए। पहला, अगर आपका 194N में कोई टीडीएस कटा है, जाहिर सी बात है कैश विड्रॉल अगर आपका लिमिट से ऊपर गया है तो आपका टीडीएस कटा होगा। तो अगर आपका कोई टीडीएस कटा है तो उसको चेक कर लीजिए और क्लेम करिए अपनी आईटीआर के अंदर। अब आईटीआर 1 और 4 में आप इसको क्लेम नहीं कर सकते, आईटीआर 2-3 में जाना पड़ेगा। तो 194N का टीडीएस देख लेना, अकॉर्डिंगली उसको मैच कर लेना कि आपका कैश विड्रॉल कितना है। दूसरी बात, अगर आपने इस एग्जांपल में ही देखिए 2 लाख रुपए का कैश विड्रॉ किया है, तो यहां पर ना एक चीज ये चेक करना, क्या ये 2 लाख रुपए का जो कैश विड्रॉल हुआ है वो टोटल पूरे साल भर का है या वो 20 लाख रुपए से ऊपर वाला है। क्योंकि 194N में ना बेसिकली ये लिखा हुआ है कि 20 लाख रुपए तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तो आपको ये चेक करना है क्या ये 2 लाख पूरे साल का टोटल है या ये 20 लाख रुपए से ऊपर वाला कंपोनेंट है। तो अगर ये 20 से ऊपर का कंपोनेंट है तो इसका मतलब 22 लाख रुपए का विड्रॉल हुआ है। अब डिपार्टमेंट आपसे सवाल पूछ सकता है इन फ्यूचर कि भैया आपने 22 लाख रुपए का कैश क्यों विड्रॉ किया था,
ऐसी क्या जरूरत थी कि आपको कैश विड्रॉ करना पड़ा? तो अब यहां पर थोड़ा सा समझिए, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि भैया देखो मेरे बिजनेस में रिक्वायरमेंट होती है कैश की, इसलिए मैंने विड्रॉ किया। लेकिन अगर आपका बिजनेस नहीं है तो फिर फंस जाएंगे, सरकार पूछेगी क्यों विड्रॉ किया। और देखिए प्रैक्टिकली कैश क्यों विड्रॉ होता है, आज की तारीख में कैश क्यों विड्रॉ होता है, दो कारण होते हैं। या तो सर घर में शादी है, या मैंने कोई नया मकान परचेज किया है। तो कैश कंपोनेंट एक्चुअली दो जगह पर सबसे ज्यादा यूज होता है, या तो शादी ब्याह में, घर में किसी की शादी करनी थी, पेमेंट कैश करनी है, जो मेरा बैंकेट वाला है वो कह रहा है कैश पेमेंट करो, टेंट वाला है कैश पेमेंट करो, कैटरर है वो कह रहा है कैश पेमेंट करो, या फिर मैं नया घर खरीदने गया था। अब देखिए ध्यान से समझिए, आपके कैश विड्रॉल की डेट अगर आपके घर खरीदने की डेट के आसपास है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 10 मिनट लगेंगे ये एस्टेब्लिश करने में कि आपने ये कैश विड्रॉल एक नए घर को खरीदने में यूज किया है। इसका मतलब आपने घर खरीदा महंगे में है, लेकिन हमें यह बताया है कि मैंने कम में खरीदा, जो आज हिंदुस्तान में होता ही है। हम घर तो खरीदते हैं 2 करोड़ का, लेकिन रजिस्ट्री कितने की कराते हैं, 70 लाख रुपए की। तो अगर आपका कैश विड्रॉल इस डेट के आसपास पाया गया तो डिपार्टमेंट को मुश्किल नहीं है ये एस्टेब्लिश करने में कि आपने इस कैश को यूज किया था टू बाय दैट हाउस। अगेन अनडिस्क्लोज्ड एक्सपेंडिचर के केस में वो आपकी इनकम मानते हुए टैक्स कर देगा। तो आपके आईटीआर में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फ्यूचर में ना प्रॉब्लम में आए उसके लिए इसका एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप समझ चुके होंगे और इस तरह के एनालिसिस अपने क्लाइंट्स के केसेस में आप कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज कैश डिपॉजिट, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, यहीं पर केस फंसते हैं। अब इसने देखिए 18,70,000 रुपए कैश डिपॉजिट करा दिया। भाई चेक करो पहले तो, क्या ये 18,70,000 रुपए की आप सेल दिखा रहे हो या नहीं, वरना सीधा सीधा सवाल पूछेगी ना सरकार, आपकी आईटीआर मैंने देखी, आईटीआर में मुझे कोई इनकम नहीं दिखाई दे रही है, आईटीआर में मुझे कोई ऐसा सोर्स नहीं दिख रहा है जिससे कि मैं ये कह सकूं कि आपको कैश रिसीव होता है। और जब मुझे कोई सोर्स नहीं दिख रहा है कैश रिसीव का, तो आपने डिपॉजिट कहां से कराया, कहां से कराया? जैसे ही वो पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, जी मैंने एक मकान बेचा था, मकान बेचने में मुझे कुछ कैश मिला था, तो वो कैश मेरे घर में पड़ा था, मैंने सोचा कि उस कैश को बैंक में ही जमा करा देता हूं, तो ये सोचकर मैंने जमा करा दिया। जैसे ही आपने कहा जी मैंने जमा करा दिया, तो सरकार कहेगी जब आपने मकान बेचा था तो कैपिटल गेन की इनकम हुई होगी। आपकी आईटीआर में कैपिटल गेन की इनकम कहां है और कहां है, चलिए आपने एक बार को दिखा भी दी, तो दिखाएंगे तो आप वो वाली ना जो आपने व्हाइट में बेची होगी। व्हाट अबाउट दिस कैश कंपोनेंट, जो आपने कैश रिसीव किया उसको तो आपने अपनी इनकम में दिखाया ही नहीं है ना। तो ये भी एक बहुत डेंजरस एंट्री है। अगर आपके टीआईएस एआईएस में एंट्री दिख रही है तो समझ जाइए अब डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ ऐसे सवाल आपसे फ्यूचर में कर सकता है बेस्ड ऑन योर रिव्यू ऑफ आईटीआर। अब ऑब्वियसली वो आपकी आईटीआर को रिव्यू करेगा, अगर उसको लगा कि आपकी आईटीआर इन लाइन ऑफ दिस कैश डिपॉजिट नहीं जा रही है तो वो आपको नोटिस 100% भेजेगा ही भेजेगा। तो आपको आईटीआर बनाते समय ऐसे बनानी है आईटीआर कि आपका ये कैश डिपॉजिट भी जस्टिफाइड हो जाए, मतलब आप ये जस्टिफाई कर पाए कि भैया ये कैश डिपॉजिट का जो सोर्स है वो कैसे आया है। देखो बहुत सारे जेन्युइन केसेस हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक दुकानदार है, उसकी दुकान पर रिटेल ग्राहक आते हैं, रिटेल कस्टमर आते हैं, और वो रिटेल कस्टमर से कैश कलेक्ट करता है और कैश को अपने बैंक में डिपॉजिट कर देता है। अगर वो ईमानदारी से अपनी आईटीआर बनाए और आईटीआर में सेल दिखाए अपनी, मान लीजिए 70 लाख रुपए की, तो 70 लाख रुपए की अगर सेल है तो उसमें से 18 लाख रुपए अगर बैंक में डिपॉजिट हो जाए, देन दैट्स नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हो सकता है, सरकार भी जानती है कैश खत्म थोड़ी हो गया मार्केट में, आज भी चलता है रिटेल में, तो यहां पर प्रॉब्लम नहीं है। अब वो ये कह रहा है जी मेरी सेल है 2 लाख रुपए पूरे साल की और डिपॉजिट मैंने करा दिया है 18,70,000 रुपए, ये है बड़ी प्रॉब्लम, ये है एक्चुअली में बड़ी प्रॉब्लम। तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम को
टाइम रहते हुए टैकल करना है, आईटीआर की प्लानिंग करनी है, सो दैट आप इन चीजों से बच जाएं इन फ्यूचर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कौन सी मतलब आईटीआर में रिपोर्टिंग कहां जाएगी? अरे भाई अभी बताया, आईटीआर में कहीं रिपोर्टिंग नहीं जाएगी, सिर्फ आईटीआर की प्लानिंग करनी है, आपको इनकम की प्लानिंग्स करनी है इसको बचाने के लिए। परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले सेल की, अब हम बात कर रहे हैं परचेज की। जैसे आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं एंड दैट हैव अ मोर देन 30 लाख रुपीस, तो एसएफटी आपकी इंफॉर्मेशन सरकार को देता है कि भाई फलाने व्यक्ति ने, ये देखिए रजिस्ट्रार ने, स्टैंप रजिस्ट्रार उत्तराखंड ने खबर दे दी है कि आपने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करी है, इतने रुपए की परचेज करी है। ये इंफॉर्मेशन सरकार के पास पहुंच गई और एक जगह से और पहुंचती है इंफॉर्मेशन। जैसे ही आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो ऑब्वियसली आप उसका टीडीएस डिडक्ट करेंगे जिससे आप परचेज कर रहे हैं। जैसे ही आप उसका टीडीएस डिडक्ट करेंगे तो उसके एआईएस में तो एंट्री जाएगी, आपके एआईएस में भी एंट्री आ जाएगी कि आपने प्रॉपर्टी परचेज करी है। तो बेस्ड ऑन द टीडीएस एंड टीसीएस 194 IA आपकी यहां पर खबर आ जाएगी कि आपने किस व्यक्ति से ये प्रॉपर्टी परचेज करी है, तो उसका नाम आ जाएगा, पैन आ जाएगा और कितने में परचेज करी है वो अमाउंट यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब आईटीआर में इसका कैसे इंप्लीकेशन लेना है, तो देखिए अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है तो हालांकि आईटीआर में, किसी भी आईटीआर में प्रॉपर्टी परचेज का डिस्क्लोजर नहीं होता, बट व्हाई इट इज रेलेवेंट फॉर यू? फॉर अ कैपिटल गेन एग्जेम्पशन। अब आपने ये प्रॉपर्टी परचेज करी है तो ऐसा हो सकता है आपने कोई प्रॉपर्टी बेची हो जिसके कैपिटल गेन पर टैक्स बचाने के लिए आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली हो, तो डोंट फॉरगेट टू क्लेम द एग्जेम्पशन। ये एग्जेम्पशन में आपकी हेल्प करेगी। इसी केस में देखिएगा, इस व्यक्ति ने एक प्रॉपर्टी बेची थी, ये देखिए इसने एक प्रॉपर्टी बेची थी ना यहां पर 2 करोड़ 15 लाख की, तो इस 2 करोड़ 15 लाख के ऊपर जो कैपिटल गेन बना था, उस कैपिटल गेन को बचाने के लिए उसने रीइन्वेस्टमेंट की थी अगेंस्ट दिस परचेज। यहां पर जो इसने उत्तराखंड में प्रॉपर्टी खरीदी है वो उसके एवज में ही खरीदी गई थी, तो यहां पर ये आपकी हेल्प करेगा कैपिटल गेन के एग्जेम्पशंस वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए। हालांकि आईटीआर में अदरवाइज इसका कहीं कोई डिस्क्लोजर नहीं होगा कि आपने प्रॉपर्टी परचेज करी है तो सैलरी में दिखाओ, अदर सोर्स में दिखाओ, नो एज सच इसका नहीं है। नाउ द नेक्स्ट एंट्री विच यू कैन सी इज परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर आप कोई भी शेयर खरीदते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स खरीदते हैं, तो वो भी आपकी रिपोर्टिंग आपके डीमैट के थ्रू, आपके जो होल्डर है, मतलब जो आपका म्यूचुअल फंड ब्रोकर है, उसके थ्रू यहां पर सरकार को जाती है। दैट इज एसएफटी। आपने परचेज किया है, जिससे परचेज की, मतलब जिस म्यूचुअल फंड से परचेज किया वो रिपोर्टिंग देगा और कितने की परचेज हुई है वो आपको देखनी है। अगेन आईटीआर में इसका क्या इंपैक्ट है? नो, कोई इंपैक्ट नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब आप परचेज करते हैं तब आपकी इनकम नहीं है, जब आप बेचेंगे तब आपकी इनकम है, कैपिटल गेन तब आएगा। तो परचेजिंग इज नॉट कवर्ड इन एनी आईटीआर, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, आपने खरीदे हैं ये कहते हुए। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट एंट्री, इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टमेंट फंड। अगर आपको कोई इनकम आती है इन्वेस्टमेंट फंड से, तो इस इनकम को आप अपनी अदर सोर्सेस की इनकम में लेंगे और ये आपके अदर सोर्सेज में कवर होगी, चाहे आईटीआर 1, 2, 3, 4 जो भी आप आईटीआर भरेंगे वहां अदर सोर्सेज में आप इस इनकम को इंक्लूड करेंगे। इनके केस में देखिए 5161 रुपए की इनकम है, दैट हैज टू बी इंक्लूडेड इन आईटीआर, अदर सोर्सेज में कवर हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट इज आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस, परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर आप फॉरेन रेमिटेंस में पैसा भेजते हैं या परचेज करते हैं फॉरेन करेंसी, तो ये इंफॉर्मेशन आई कहां से? पहले तो ये समझिए, हमारे इंडिया में एक सेक्शन है टीसीएस का, जो आपने टीसीएस के कोर्स में देखा भी होगा, मैंने कराया था। जब भी आप कोई फॉरेन करेंसी परचेज करते हैं, फॉरेन रेमिटेंस करते हैं, तो आपका टीसीएस कलेक्ट होता है। तो जैसे ही आपका टीसीएस कलेक्ट होता है, इंफॉर्मेशन सरकार को पहुंच जाती है टीसीएस के माध्यम से। तो देखिए रेमिटेंस अंडर एलआरएस, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में आपने रेमिटेंस किया था एचडीएफसी बैंक से और आईसीआई बैंक से, 2 अलग अलग बार आपने रेमिटेंस किया था, इतने इतने रुपए का रेमिटेंस हुआ था, तो उसके बेसिस पर आपका टीसीएस कलेक्ट हुआ था। और जैसे ही ये टीसीएस कलेक्ट हुआ, आपकी
खबर सरकार के पास पहुंच गई और उन्होंने आपको यहां पर लिखकर बता दी। अब मेरी आईटीआर में इसका रेलेवेंस क्या है, तो देखिए 2 पॉइंट हैं बड़े काम के। पहला, टीसीएस को क्लेम कर लेना, टीसीएस क्लेम करना मत भूलना। अब आपका टीसीएस कटा है तो भैया उसको क्लेम तो करो ना, क्यों पैसा खराब करोगे, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, अपनी इनकम के सोर्सेज इस तरह से प्लान करना ताकि कल को सरकार ये पूछे कि भाई आपकी इनकम क्या इतनी है जिससे कि आपने विदेश में पैसा भेजा। पता चल रहा है इनकम में आपकी 0 इनकम है और विदेश में पैसा भर भर के जा रहा है, फॉरेन करेंसी आप भर भर के खरीद रहे हैं। सरकार पूछेगी नहीं कि भाई ये पैसे कहां से आते हैं, जब आपकी इनकम ही नहीं है तो आप ये पैसा कहां से लाते हो फॉरेन करेंसी खरीदने का। दैट इज द रीजन, मेक अ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट एंट्री इज डिविडेंड, आपको डिविडेंड देखने को मिलेगा। अदर सोर्सेस की इनकम में लेना है ऑलवेज, ऑलवेज। इसका मतलब चाहे 1 करोड़ देखे, 2 करोड़ देखे, 50 करोड़ देखे, डिविडेंड की इनकम इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अदर सोर्सेज इनकम, तो उसे वहां पर इंक्लूड मत करना, मत भूलना। देखिएगा दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, दैट इज द इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन विच इज द ऑफ मार्केट डेबिट ट्रांजैक्शन एंड ऑफ मार्केट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो यहां पर हम 2 एंट्रीज का डिस्कशन करने वाले हैं, एक है ऑफ मार्केट डेबिट ट्रांजैक्शन और एक रहेंगी हमारी ऑफ मार्केट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। दोनों को ही हम इन डिटेल समझते हैं, लेकिन पहले एक डिफरेंस समझते हैं डेबिट ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में। तो दोस्तों, जब भी आपके डीमैट में मान लीजिए कोई सिक्योरिटी शेयर्स एंटर होगा, इसका मतलब आपको रिसीव होगा, तो वहां पर उसको डिनोट किया जाएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन के नाम से। वेयरएज अगर आपके डीमेट से कोई भी शेयर या सिक्योरिटी निकल जाएगी, मतलब वहां से रिमूव होगी, तो उसको डिनोट किया जाएगा डेबिट ट्रांजैक्शन के नाम से। तो ऐसे समझते हैं, विकास शर्मा का अपना एक डीमेट अकाउंट है और विकास शर्मा के पास कहीं से सिक्योरिटी आई है, तो उसे हम कहेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और अगर सिक्योरिटी निकल जाती है तो उसको हम कहते हैं डेबिट ट्रांजैक्शन। अब ये ऑफ मार्केट का मतलब समझिए। देखिए, आज की डेट में अगर सिक्योरिटी को आप परचेज या सेल करते हैं तो वो 2 तरीके से किया जा सकता है, एक है मार्केट के बेसिस पर और दूसरा होता है ऑफ मार्केट के बेसिस पर। मार्केट का मतलब होता है दोस्तों, आप शेयर बाजार में जाते हैं, जो आज की डेट में सभी लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली वो शेयर बाजार के थ्रू ही करते हैं। तो आप शेयर बाजार में जाते हैं और शेयर बाजार में आप बिड लगाते हैं कि मुझे अपने ये इतने शेयर्स बेचने हैं, एनीवन हु इज इंटरेस्टेड कैन बाय दैट शेयर। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अगेन वहां पर आप बिड लगाते हैं कि मुझे इतने शेयर खरीदने, अगर कोई इंटरेस्टेड है बेचने में तो बेच सकता है, तो उसको हम कहते हैं मार्केट के थ्रू। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैं अपने शेयर्स को मार्केट के थ्रू ना बेचकर या मार्केट के थ्रू ना खरीदकर डायरेक्टली किसी भी पर्सन से खरीद सकता हूं या उसको बेच सकता हूं या उसको ट्रांसफर कर सकता हूं या उससे ट्रांसफर ले सकता हूं। इसका मतलब मैं मार्केट को इन्वॉल्व नहीं करूंगा उस केस में, मैं सीधा अपने डीमेट से उसके डीमेट में ट्रांसफर करवा दूंगा या उसके डीमेट से अपने डीमेट में ट्रांसफर करवा लूंगा। उसको हम कहते हैं ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन, मतलब मार्केट से हटकर अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन। तो इसका मतलब यहां पर ये तो बात हमें समझ आ गई कि मार्केट के अलावा अगर मैंने डायरेक्टली किसी के साथ ट्रांजैक्शन किया तो उसको हम ऑफ मार्केट कहते हैं। तो सर सवाल ये आता है कि आप ऑफ मार्केट करते ही क्यों हैं? जब आपके पास मार्केट का ऑप्शन है तो आप ऑफ मार्केट क्यों करना चाहते हैं? देखिए, उसका एक सबसे बड़ा कारण आपको बताता हूं। जब भी आप मार्केट से कोई सिक्योरिटी सेल या परचेज करते हैं तो उस पर आपको एसटीटी पे करना पड़ता है, विच इज कॉल्ड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। और ये एक्चुअली में लगेगा ही लगेगा, चाहे आपने लॉस पर बेचा चाहे प्रॉफिट पर बेचा, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही ट्रांजैक्शन मैं ऑफ मार्केट कर लूं, इसका मतलब मैं मार्केट को बीच में ना लाकर सीधा डीमेट टू डीमेट कर लूं, तो उसको हम कहते हैं ऑफ मार्केट, जहां पर एसटीटी पे करने की जरूरत ही नहीं होती है। अब आपको ऐसा लगेगा कि एसटीटी तो बहुत छोटा सा अमाउंट है। दोस्तों ऐसा नहीं है, एसटीटी इज नॉट अ लेसर अमाउंट।
एसटीडी एक्चुअली में बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है जब यही आपके शेयर्स बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी के और बहुत अच्छे खासे अमाउंट के रहते हैं। तो अगर आप ये 1-2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन देखते हैं तो वहां एसटीटी विल नॉट बॉदर यू, बट जब यही ट्रांजैक्शन करोड़ में हो जाती है तो एसटीटी एक्चुअली में आपको काफी इंपैक्ट करता है। और एसटीडी का एज सच आपको कोई बेनिफिट भी नहीं मिलता, ना तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनती है, ना आपके सेल में से एज एन एक्सपेंस माइनस हो पाता है। तो पॉइंट ये है कि एसटीडी बचाने के लिए वी कैन डू ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन। और दूसरा, कभी कभी सिचुएशन भी ऐसी होती है कि हम ऑनलाइन नहीं जा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए यहां पर एक हस्बैंड है ए और वाइफ है बी। ए चाहता है कि उसके पोर्टफोलियो में जो रिलायंस के शेयर हैं वो अब बी को ट्रांसफर कर दिए जाएं। तो क्या अब ये एक दूसरे को ट्रांसफर करने के लिए मार्केट में जाएंगे कि मैं यहां पर बेचना चाहता हूं और तुम मेरे से ये शेयर खरीद लो? नो, इट इज नॉट लाइक दैट। तो यहां पर क्या होता है, हम ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस का यूज करते हैं। इसका मतलब ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस एक्चुअली में कुछ ट्रांजैक्शंस के सिनेरियो को देखते हुए ही बनाया गया है, तो वहां पर हमें ऑफ मार्केट ही यूज करना पड़ेगा, हम ऑनलाइन नहीं जा सकते हैं। हालांकि ऑफ मार्केट का फायदा है कि एसटीटी उस पर आपको देने की जरूरत नहीं होती है। सो नाउ अब हम ये समझने वाले हैं कि ऑफ मार्केट क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या क्या आ सकता है और ऑफ मार्केट डेबिट ट्रांजैक्शन में क्या क्या आ सकता है, एंड हाउ इट इज इंपैक्टिंग टू माय इनकम टैक्स रिटर्न, और किस सिनेरियो में मुझे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में किस प्रकार से कैलकुलेशंस डिस्क्लोजर्स देने हैं। तो पहले मेरा पूरा फोकस रहेगा ऑफ मार्केट डेबिट ट्रांजैक्शंस के ऊपर। डेबिट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ये आपके डीमेट में से शेयर गए हैं, इसका मतलब आपने ट्रांसफर करे हैं। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। अगर मैंने अपने डीमेट से ऑफ मार्केट कोई शेयर डेबिट करे हैं, डेबिट का मतलब मेरे डीमेट से निकले हैं, तो क्यों निकल सकते हैं? 3 कारण मैं आपको यहां देता हूं। सर, पहला कारण तो ये कि वो मैंने किसी को गिफ्ट किया है, गिफ्ट टू रिलेटिव। पहला कारण तो ये कि मैंने वो अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट किया है, तो मेरे डीमेट से निकल गए। दूसरा कारण ये कि सर वो मैंने गिफ्ट किया है टू नॉन रिलेटिव, मैंने वो किसी अपने नॉन रिलेटिव को गिफ्ट करे हैं। अच्छा, जब आप ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होते हैं ना, जब आप किसी भी ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन को करेंगे तो वहां पर आपको रीजन देना होता है, अपने ब्रोकर को बताना होता है कि व्हाई आई एम डूइंग दिस ट्रांजैक्शन। तो जो आप रीजन वहां देंगे वही रीजन आपका यहां पर मेंशन हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, अगले पेज पर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखिए एक एंट्री आ रही है ईसोप ट्रांसफर। अब ये ईसोप ट्रांसफर का मतलब ये है कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के डीमैट में शेयर ट्रांसफर करे हैं अपनी ही कंपनी के, तो ईसोप ट्रांसफर यहां लिखा हुआ आ गया। तो रीजन है ना इसका मतलब, तो यहां पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अगर आपने गिफ्ट किया है तो गिफ्ट लिखा हुआ आ जाएगा, अगर आपने बेचा है तो सोल्ड लिखा हुआ आ जाएगा, वट एवर द नेचर इज वो आपको वहां पर मिलेगा। सो पॉइंट ये है कि या तो आपने अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट किया है। अच्छा, मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं वो दोस्तों अभी ए की बात कर रहा हूं, और ए के अकाउंट में डेबिट एंट्री दिख रही है। डेबिट का मतलब उसके डीमेट से शेयर निकले हैं। क्यों निकले हैं? तो या तो उसने किसी को गिफ्ट किया है और अपने रिलेटिव को गिफ्ट किया है, या उसने गिफ्ट अपने किसी नॉन रिलेटिव को दे दिया, लाइक फ्रेंड को दे दिया, या ऐसे किसी व्यक्ति को दिया जो उसकी रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर नहीं होता है। या सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये शेयर्स उसने बेच दिए हैं टू एनीवन। तो अगर ये शेयर बेच दिए हैं तो उस केस में भी डेबिट ट्रांजैक्शन आपको देखने को मिल सकती है, इफ दैट ट्रांजैक्शन डन थ्रू ऑफ मार्केट। आई होप एम आई क्लियर? नाउ इंप्लीकेशन समझते हैं। सर मान लीजिए मैंने किसी रिलेटिव को गिफ्ट किया है, तो क्या इनकम टैक्स में गिफ्ट देने वाले व्यक्ति को, जो गिफ्ट दे रहा है, उसके ऊपर कोई इंप्लीकेशन है? नो, नो टैक्स इंप्लीकेशन। आपके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा दोस्तों। आपकी आईटीआर में कोई डिस्क्लोजर भी नहीं जाएगा इस बात को लेकर कि आपने अपने पास से कुछ शेयर किसी रिलेटिव को ट्रांसफर करे हैं। चलिए साथ ही साथ हम बात करते हैं उसकी भी, जिसने ये गिफ्ट लिया।
तो सर जिसने ये गिफ्ट लिया उसके हाथ में भी क्योंकि कोई इनकम टैक्स नहीं है, सिंस गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम द रिलेटिव इज नॉट टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, तो ऐसे में उसकी आईटीआर में भी कोई डिस्क्लोजर नहीं होगा। हालांकि उसको अपनी एग्जेम्प्ट इनकम में रिपोर्टिंग देनी होगी कि मुझे गिफ्ट मिला है रिलेटिव से। नाउ अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट का मतलब होता है फ्री में आपने किसी को दिया, पैसे नहीं लिए, तो अगर आपने गिफ्ट दिया है किसी नॉन रिलेटिव को तो उस केस में क्या होगा, आपके हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, आपके हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि आपने दिया है। बट जो रेसिपिएंट है उसे उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा, वो हम अभी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस वाले केस में समझ लेंगे। तो अगेन नो इंपैक्ट ऑन डोनर, तो जिसने ये दिया है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, उसकी आईटीआर में इसका कोई डिस्क्लोजर, कोई जिक्र नहीं किया जाएगा। अगेन अब हम बात कर रहे हैं अपने तीसरे सिनेरियो की, जहां पर मैं ये कहता हूं कि मैंने ऑफ मार्केट ये जो शेयर्स ट्रांसफर करे हैं वो मैंने गिफ्ट नहीं दिया है, ना रिलेटिव को ना नॉन रिलेटिव को, रादर मैंने ये बेच दिया है। तो देखिए जैसे ही आप कहते हैं मैंने बेचा है, तो ऑब्वियसली अब आपको यहां पर कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा, और कैपिटल गेन कंप्यूट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है उन शेयर्स की जो आपने ट्रांसफर किया, माइनस आप इसमें से करेंगे अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इन शेयर्स को आपने कितने में परचेस किया था। वंस यू डू दैट तो आपके सामने कैपिटल गेन का अमाउंट आएगा, इट मे बी लॉन्ग टर्म, इट मे बी शॉर्ट टर्म। तो वट एवर द केसेस आप अपना कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे और उस पर आप जो भी इनकम टैक्स बनेगा वो पे करेंगे, और ऐसे में आपको या तो आईटीआर 2 में या आईटीआर 3 में इसका कैपिटल गेन के शेड्यूल में रहते हुए डिस्क्लोजर देना होगा, एंड अकॉर्डिंगली जो भी टैक्स होगा वो आप पे करेंगे। तो कहने का मतलब अगर मैं चीज को समराइज कर दूं पूरे कॉन्सेप्ट को, तो डेबिट ट्रांजैक्शन 3 कारणों से हो सकती है, या तो आपने गिफ्ट दिया है किसी को, रिलेटिव को, नो इंपैक्ट इन योर आईटीआर, आप कुछ मत करिए, इग्नोर कर दीजिए। अगर आपने गिफ्ट दिया है किसी नॉन रिलेटिव को तो देने वाले पर कोई टैक्स इंप्लीकेशंस नहीं है, इग्नोर कर दीजिए, आपकी आईटीआर में कोई डिस्क्लोजर नहीं होगा। लेकिन यही अगर आपने बेचा है किसी को तो उस केस में यू विल हैव टू कंप्यूट द कैपिटल गेन एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स, और जो भी कैपिटल गेन आएगा आईटीआर 2 या 3 में दिखाते हुए आप उस पर अपना इनकम टैक्स पे कर देंगे। दैट्स इट अबाउट द डेबिट ट्रांजैक्शन। नाउ कम टू द क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर आपके पास कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन की एंट्री रिपोर्ट हो रही है, ऑफ मार्केट क्रेडिट, तो जैसे कि मैंने बताया क्रेडिट मींस आपके डीमैट में शेयर आए हैं, तो यहां पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन को भी अगर हम ब्रेक डाउन करें तो दोस्तों 3 सिनेरियो बन सकते हैं। या तो ये आपको गिफ्ट मिला है फ्रॉम रिलेटिव, किसी रिलेटिव ने आपको गिफ्ट दिया है, या ये आपको गिफ्ट मिला है फ्रॉम नॉन रिलेटिव, मतलब कोई नॉन रिलेटिव बंदा था उसने आपको गिफ्ट दिया है। अब ये जो नॉन रिलेटिव है इसको भी मैं दो कैटेगरी में कवर कर रहा हूं, अभी आगे बताऊंगा। या फिर ये सिंपल सा केस है कि आपने परचेस किया है फ्रॉम एनीवन, मतलब किसी से भी आपने पैसे देके ये शेयर्स परचेस करे हैं। नाउ कम टू गिफ्ट। अगर सर ये आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिला है, देन अगेन इनकम टैक्स आपके ऊपर नहीं लगने वाला है, बिकॉज गिफ्ट रिसीव फ्रॉम द रिलेटिव। लेकिन सवाल उठता है क्या आईटीआर में हमें इसे डिस्क्लोज करना होगा? द आंसर वुड बी यस, आप इसे आईटीआर में डिस्क्लोज करेंगे अंडर द एग्जेम्प्ट इनकम। तो एग्जेम्प्ट इनकम का शेड्यूल जहां भी आपको देखने को मिलेगा वहां पर आप मेंशन करेंगे गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव। अगर ऑप्शन नहीं मिलता है तो अदर में जाइए, अदर में जाके उसका नेचर मेंशन करिए और अमाउंट मेंशन करके अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। सर बात करते हैं अगर गिफ्ट मिला है नॉन रिलेटिव से, तो नॉन रिलेटिव में 2 सिनेरियो बन सकते हैं। या तो ये गिफ्ट मुझे एम्प्लॉयर से मिला है, एम्प्लॉयर से मतलब ईसोप मिलते हैं आपको, आप सब जानते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसमें आपका एम्प्लॉयर अपनी ही कंपनी के शेयर्स आपको देता है। या फिर ये दूसरा है अदर देन एम्प्लॉयर। अदर देन एम्प्लॉयर का मतलब हो गया आपके किसी फ्रेंड से मिल गए, आपको किसी राह चलते ने दे दिए। खैर राह चलता वाला तो कोई नहीं देगा, कोई जान पहचान का हो सकता है, कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है। तो सर अगर ये एम्प्लॉयर से मिले
तो आपकी आईटीआर में क्या डिस्क्लोजर होगा? कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, आपकी सैलरी की इनकम में ऑलरेडी ये इंक्लूडेड है। आपकी सैलरी की इनकम में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। कैसे इंक्लूडेड है? लेट मी टेल यू। आप सब जानते हैं परक्यूजिट्स होते हैं। परक्यूजिट्स एक्चुअली में ईसोप को कवर करता है। इसका मतलब अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई शेयर ट्रांसफर करता है तो उसे हम ईसोप कहते हैं, और ईसोप इज कवर्ड अंडर द परक्यूजिट्स। तो जब भी कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को शेयर्स देगा, परक्यूजिट देगा, तो उस परक्यूजिट पर लगने वाले टैक्स को ऑलरेडी उसकी टीडीएस की फॉर्म में डिडक्ट कर लेगा और आपकी सैलरी की इनकम में जोड़ देगा। तो इसका मतलब जो ईसोप आपको यहां मिले हैं, दैट डज नॉट अ इनकम, अलग से इनकम नहीं है, वो ऑलरेडी आपकी सैलरी की इनकम में जोड़ी जा चुकी है। तो अगेन मैं कह सकता हूं आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। वाई? बिकॉज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दी सैलरी इनकम। तो जो आप फॉर्म 16 चेक करेंगे ना उस व्यक्ति का जिसको ये मिले हैं, तो उसके फॉर्म 16 में आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा कि ईसोप की इनकम जुड़ी हुई है अंडर द हेड परक्यूजिट्स। क्लियर? सर अगर मान लीजिए यही किसी अदर देन एम्प्लॉयर से मिले हैं, मतलब किसी फ्रेंड से मिले हैं, किसी दूर के रिश्तेदार से मिले हैं, देन क्या होगा? देन ये टैक्सेबल है आपके हाथ में। दिस इनकम इज टैक्सेबल अंडर हेड अदर सोर्सेज। आपको अदर सोर्सेज में ये इनकम इंक्लूड करनी है। कितना अमाउंट इंक्लूड करना है? सो द फेयर मार्केट वैल्यू, वट एवर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटीज एंड शेयर्स that have to be included in the other sources income. I hope यहां तक हम क्लियर हो चुके होंगे। नाउ थर्ड सिनेरियो की बात करते हैं, जहां पर मैं कहता हूं कि सर मैंने तो ये खरीदे हैं किसी और से, तो जितने में आपने खरीदे हैं वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी, और अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम में खरीदे गए हैं तो डिफरेंस पर आपको अदर सोर्सेज में टैक्स देना पड़ेगा। एग्जांपल से समझते हैं। सर जो शेयर्स मैंने खरीदे हैं उनकी फेयर मार्केट वैल्यू है 1 लाख, लेकिन मैंने वो शेयर्स परचेस करे हैं लेट से 35,000 के, तो ऐसे में क्या होगा? 65,000 मेरी अदर सोर्सेस की इनकम बन जाएगी। लेकिन अगर मैंने 1 लाख रुपए में ही खरीद लिए हैं तो कोई इशू नहीं है, आपकी कोई इनकम नहीं है, और आईटीआर में इसको डिस्क्लोज करने की भी आपको जरूरत नहीं है। इसका मतलब यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, इफ परचेज प्राइस इज इक्वल टू एफएमवी, देन आप इसको इग्नोर कर दीजिए, नो ट्रीटमेंट इन दी आईटीआर। एंड इफ परचेज प्राइस इज लेस देन द एफएमवी, देन याद रखिएगा डिफरेंस shall be income अंडर अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस में ये आपकी इनकम बन जाएगी और इसे आपको अपनी आईटीआर में रिपोर्ट करना होगा। लेकिन लेट मी टेल यू दोस्तों, प्रैक्टिकली ये जो ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस होते हैं जनरली वो इस वाली कैटेगरी से आते हैं या इस वाली कैटेगरी से आते हैं। जनरली बता रहा हूं, बट एक्सेप्शंस कैन बी देयर। जनरली इस तरह के ट्रांजैक्शन से आते हैं। इवन अगर आप डेबिट में भी देखेंगे तो जनरली इस तरह के ट्रांजैक्शन से आते हैं और इस तरह के ट्रांजैक्शन से आते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं रेयरली होता है, रेयरली, बट यस पॉसिबल हो सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस पर एक क्लैरिटी मिल गई होगी। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल केस दिखाता हूं इसी का। ये मैंने किसी एक पर्सन का ऑफ मार्केट क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैप्चर किया, तो उसमें आप देखेंगे वैल्यू ऑफ मार्केट क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ लिस्टेड शेयर है, एसटीटी के बेसिस पर इंफॉर्मेशन कैप्चर हुई है। 59,963 के शेयर्स आए हैं इसके डीमैट में। जब आप डिटेल पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा किसने ट्रांसफर करे, तो यहां पर नाम लिखा होगा उसका जिसने ट्रांसफर करे, कब करे, डेट आ गई। नेचर ऑफ ट्रांसफर में मैंने आपको बता दिया ईसोप लिखा हुआ है क्योंकि ये इसके एम्प्लॉयर ने इसे दिए थे, बट इट कैन बी गिफ्ट, यहां गिफ्ट भी लिखा हुआ हो सकता है अगर उसे किसी रिलेटिव से मिले हैं। इट कैन बी परचेज, अगर उसने एक्चुअली में खरीदे हैं किसी से, वट एवर द केस इज वो आएगा। सिक्योरिटी का नाम आ जाएगा यहां पर कि एक्चुअली जो आपको शेयर्स मिले हैं वो किस कंपनी के हैं, लिस्टेड हैं, अनलिस्टेड हैं, ये कैटेगरी आ जाएगी। अनलिस्टेड तो खैर होगा ही नहीं।
क्वांटिटी आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगा, एंड फाइनली यहां पर आप देखेंगे टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरह से यहां पर ऑफ मार्केट क्रेडिट ट्रांजैक्शन एज वेल एज डेबिट ट्रांजैक्शंस को कैप्चर किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आईटीआर का इंपैक्ट आपको इसका क्लियर हो चुका होगा, कैसे आप इसको कंसीडर करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, द परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट। ये बेसिकली आपकी परचेज है टाइम डिपॉजिट की, जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर टाइम डिपॉजिट परचेज करी है वो रिपोर्ट होंगी। आईटीआर में क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, इग्नोर कर दो। बस ये देखना कि इस पर्टिकुलर टैक्स पेयर ने एफडीआं कराई है। अच्छा, यहां पर एक कंफ्यूजन और रहती है, यहां पर आप देखेंगे ध्यान से, तो इसने पूरे साल भर में 1,80,60,000 रुपए की एफडी खरीदी और 28,35,000 की एफडी खरीदी, ये एक्सिस से और ये कोटक से। तो क्या इसने पूरे साल में 1,80,00,000 की एफडी खरीदी? जी नहीं। खरीदने का मतलब है, अगर मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए की एक एफडी बुक करवाई और 1 महीने बाद आपने उस एफडी को रिडीम करा दिया, फिर आपने दोबारा से 50 लाख रुपए की एफडी बुक कराई और फिर 1 महीने बाद रिडीम करा दिया और फिर आपने रीबुक कराई, तो 50, 50 और 50, क्योंकि आपने 3 बार एफडी बुक कराई है, तो यहां पर टोटल आपकी रिपोर्टिंग में 1.5 करोड़ का इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे मत समझना कि पूरे साल भर में इसने 1,80,00,000 रुपए की एफडीआं बुक कराई हैं, 1,80 की कराई है, लेकिन हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर कुछ रिडीम हुई हो, उसी को रिन्यू कराया गया हो, तो यहां पर आईटीआर पे आपका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब आप आईटीआर में इसका कोई डिस्क्लोजर नहीं देंगे। अगर ये एंट्री आ रही है तो आप इसको प्लीज इग्नोर कर दीजिए, इट डज नॉट इंपैक्ट योर आईटीआर। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं फिर से, इग्नोर कर सकते हैं, कोई पॉइंट नहीं है इसको आईटीआर में लेने का, बिकॉज इट डज नॉट रिप्रेजेंट योर इनकम। बस ये एक ट्रांजैक्शन है, ताकि कल को डिपार्टमेंट देखना चाहे कि आप कितने की एफडीआं खरीद रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है, उसके लिए। और अगर कल को डिपार्टमेंट पूछेगा जी आपने 1,80,00,000 की एफडी कैसे खरीदी, तो मैं बता दूंगा, देखो जी मेरी पहले एफडी थी 60 लाख रुपए की, वो मैच्योर हो गई, उसका पैसा आया, उसी से मैंने नई खरीद ली, फिर वो मैच्योर हो गई, उसका पैसा आया, उसी से मैंने फिर खरीद ली, तो ऐसे करके ये 1,80,00,000 बन गया। देन व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर? नथिंग। आई होप, एम आई क्लियर टू एवरीवन? नाउ वी हैव अ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज बिजनेस रिसीट, दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए बिजनेस रिसीट कब आती है, जब आपका टीडीएस कटा हो ऐसे किसी सेक्शन में विच रिप्रेजेंट द बिजनेस, जैसे 194C में आपका टीडीएस कटा है, 194J में आपका टीडीएस कटा है, 194H में अगर आपका टीडीएस कटा है, तो ये सब आपके बिजनेस रिसीट्स में कंसीडर होते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस व्यक्ति का टीडीएस 194C में कटा है, 194J में कटा है, देन 194J ही है यहां लिस्ट में, बट n नंबर ऑफ सेक्शंस कैन बी देयर। तो एक्चुअली में इसका जो सोर्स है ना दोस्तों, वो आपकी टीडीएस है। अगर आपका कहीं टीडीएस कटा है तो वो आपके बिजनेस रिसीट्स में क्लासिफाई किया जाएगा। सवाल उठता है सर इसे हम अपनी आईटीआर में कहां लें? तो देखिए इसको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने अपनी बिजनेस की ग्रॉस रिसीप्ट या टर्नओवर को अपनी सेल में दिखाया होगा। चाहे आप प्रिजम्पटिव बिजनेस करते हैं, चाहे आप नॉन प्रिजम्पटिव वाला बिजनेस करते हैं, कुल मिलाकर आप बिजनेस या प्रोफेशन अगर करते हैं तो आईटीआर 3 या आईटीआर 4 एज द केस मे बी, उसके अंदर आपने अपनी टर्नओवर ली होगी, अपनी ग्रॉस रिसीट ली होगी। तो जब आप ऑलरेडी अपनी टर्नओवर, अपनी ग्रॉस रिसीप्ट ले चुके हैं, तो फिर इस बिजनेस रिसीट को अलग से इंक्लूड करने की आपको जरूरत नहीं है। दिस बिजनेस रिसीट इज अ पार्ट ऑफ योर ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट एज द केस मे बी। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहां पर, कई लोग क्या करते हैं, अपनी जो टर्नओवर है वो कम दिखाते हैं, मतलब जानबूझकर अपनी टर्नओवर को कम अमाउंट से रिपोर्ट करते हैं, जबकि उनकी बिजनेस रिसीट के हिसाब से उनका अमाउंट ज्यादा बन जाता है। तो वहां प्रॉब्लम है। इसका मतलब अगर आप ये कहते हैं मेरी टर्नओवर है 40 लाख, लेकिन मेरी जो बिजनेस रिसीट के हिसाब से अमाउंट बन रहा है वो है 70 लाख, तो इसका मतलब है दोस्तों आपने अपनी टर्नओवर को मैनिपुलेट किया है। जब आपने पूरे साल भर में अपनी जीएसटी की रिटर्न भरी होंगी तो वहां पर आपने अपनी टर्नओवर कम रिपोर्ट करी है,
या हो सकता है जीएसटी में आपने पूरी रिपोर्टिंग कर दी हो, लेकिन जब आप आईटीआर भरने बैठे तो वहां पर आपने अपनी टर्नओवर को रिपोर्ट किया केवल 40 लाख, जबकि थी वो 70 लाख। तो इस बात का ध्यान रहे कि आपकी टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट आपके बिजनेस रिसीट से कम नहीं होनी चाहिए। अगर ये हो रही है तो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसका फिर जो भी प्रॉपर एक्शन है वो आपको लेना पड़ेगा। मैं आपको एक केस बताता हूं ऐसा कब हो सकता है। जैसे मान के चलिए यहां पर मैं दो अलग अलग सिनेरियो लेता हूं। एक है मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24 और एक है मेरा फाइनेंशियल ईयर 24-25। दोस्तों हुआ क्या, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मैंने एक बिल रेस किया 2 लाख प्लस जीएसटी। चलिए जीएसटी को थोड़ी देर के लिए साइड रख देते हैं। मैंने एक 2 लाख रुपए का बिल रेस किया और बिल की डेट थी 29 मार्च 2024। क्योंकि मैं यहां पर अपनी बुक्स में अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो करता हूं। अक्रूवल कॉन्सेप्ट आप सब जानते हैं, मर्केंटाइल सिस्टम, जिसमें मैं अपना रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज कर लूंगा जब मैं इनवॉइस रेस करूंगा, भले ही मुझे पेमेंट आया या नहीं आया। तो मैंने अपनी सेल 2 लाख रुपए से रिपोर्ट कर दी और मैंने अपनी आईटीआर में अपना टर्नओवर भी मैंने 2 लाख रुपए बता दिया। चलिए मैं इसको 20 लाख कर देता हूं। तो मैंने 20 लाख रुपए से अपना टर्नओवर रिपोर्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सर जिसको मैंने ये बिल दिया था, मान के चलते हैं उस कंपनी का नाम था जियो, या मैं इसको टाटा कर देता हूं। मैंने टाटा को बिल दिया, टाटा को ये बिल पहुंचा 2 अप्रैल 2024 को जाकर। तो 2 अप्रैल 2024 को टाटा के पास जब ये बिल पहुंचा तो टाटा ने इस बिल को अकाउंट फॉर किया फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इसका मतलब जब वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे थे तो 24-25 की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उन्होंने इसको एक्सपेंस बनाया और उन्होंने मेरा टीडीएस भी 24-25 में जाकर काटा। अब सवाल ये उठता है कि जब मैं 23-24 का अपना टीआईएस देखूंगा तो वहां पर मेरे को टर्नओवर दिखेगी 20 लाख रुपए की, लेकिन बिजनेस रिसीट मेरे को दिखेगी नील। क्यों नील? क्योंकि मेरा टीडीएस कटा ही नहीं है 23-24 में। मेरा टीडीएस कहां कटा है? 24-25 में। तो जब मैं अपना 24-25 का एआईएस टीआईएस देखूंगा तो वहां मुझे टर्नओवर कितनी दिखेगी? नील। लेकिन बिजनेस रिसीट मुझे कितनी दिखेगी? 20 लाख रुपीस। यस और नो? यस। अब दोस्तों ये सिचुएशन अगर आपके पास है, मेरे पास तो है, काफी क्लाइंटों के केस में है, तो अगर ये सिचुएशन आपके किसी क्लाइंट के सामने आ रही है तो उसके लिए ना आपको भरना पड़ेगा फॉर्म 71, जिसका एक डिटेल वीडियो मैंने चैनल यूट्यूब पे भी डाला हुआ है और इवन आपके कोर्स में भी मैंने वो अपलोड किया हुआ है। आप उस वीडियो को देखिएगा। फॉर्म 71 भर के आप इस प्रॉब्लम को टैकल कर पाएंगे। अदरवाइज ये मिसमैच का नोटिस बन जाएगा आपका, क्योंकि यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर तो आपने सरकार को 20 लाख रुपए के हिसाब से टैक्स दे दिया, बट जब आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर भरेंगे, जहां पर आप कहेंगे जी मेरा तो टर्नओवर 0 है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा अरे भाई साहब 0 कैसे है, हमारे हिसाब से तो 20 लाख रुपए आपको बिजनेस रिसीट मिली है, तो वहां प्रॉब्लम आपकी खड़ी हो जाएगी। तो अगर इस प्रॉब्लम से बचना है देन फिल द फॉर्म 71, अकॉर्डिंगली आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मुझे आई डोंट नो अभी नहीं समझ आ रहा है कि आप मेरी बात समझ पाए हैं या नहीं, या आप कोरिलेट कर पाए हैं या नहीं, बट दैट इज अ वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो मैं बहुत सारे केसेस में देख रहा हूं, जहां पर वो अपनी इनकम पहले एक पर्टिकुलर ईयर में बुक कर रहे हैं, वेयर एज टीडीएस उनका अगले फाइनेंशियल ईयर में जाकर कट रहा है। तो ये वहां सब जगह पर ये प्रॉब्लम आएगी। तो बिजनेस रिसीट का इंपैक्ट आपकी आईटीआर में आपको क्या करना है, ये चेक करना है वेदर इट इज कोरिलेटिंग, वेदर इट इज मैचिंग विद योर टर्नओवर और नॉट। अगर तो मैच है तो ठीक है, अगर मैच नहीं है तो आप उसको पहले चेक करिए व्हाट इज द रूट कॉज, देन रूट कॉज के बाद जो भी उसके प्रिवेंटिव एक्शंस हैं वो आप अकॉर्डिंगली यहां पर लीजिए। अदरवाइज इट विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर यू इन अ फ्यूचर। आई होप एम आई क्लियर टू एवरीवन? तो अगेन बिजनेस रिसीट को अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर टर्नओवर, अगर वो मैच है तो या उससे कम है तो। चलिए
बिजनेस रिसीट का ही एक और एग्जांपल हम यहां पर देख सकते हैं 194O। काफी लोग जो ई कॉमर्स पर काम करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो पर अपने प्रोडक्ट्स की सर्विसेज की सेल करते हैं, तो उनका टीडीएस 194O में कटा हुआ होता है। किसी ने एक सवाल पूछा, सर 194O की एंट्री आ रही है आईटीआर में, कहां पर लूं? अगेन अलग से लेने की जरूरत ही नहीं है दोस्त। जब आपने ई कॉमर्स के थ्रू अपना सामान बेचा है तो आपने सेल बनाई होगी, और सेल को आपने टर्नओवर में या ग्रॉस रिसीट में एज द केस में भी अपनी आईटीआर में ले लिया होगा। तो जब आप उसे ले चुके हैं तो वाई द ई कॉमर्स 194O अमाउंट हैज टू बी इंक्लूडेड अगेन? कोई मतलब ही नहीं है दोबारा इंक्लूड करने का, वो ऑलरेडी आपकी सेल का पार्ट बन चुका है। क्योंकि देखिए जब आप सेल करते हैं तो अमेजॉन के थ्रू बेचें या डायरेक्टली कस्टमर को बेचें, सेल तो सेल है ना। अब अमेजॉन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर रिक्वायरमेंट है कि वो आपका टीडीएस काटेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है वो आप 2 बार अपनी इनकम बनाएंगे। इनकम एक ही बार बनती है, रेवेन्यू एक ही बार इंक्लूड होता है जो आपकी सेल के बेसिस पर हो चुका है। तो प्लीज इग्नोर दिस। लेकिन आप इसे तब इग्नोर मत करना जब आपने अपनी टर्नओवर ही ना दिखाई हो। पता चल रहा है इसे भी इग्नोर कर दिया, टर्नओवर को भी इग्नोर कर दिया, दोनों चीजें इग्नोर कर दोगे तो काम नहीं चल पाएगा दोस्त। अदरवाइज तो मेरा व्यू इसको इग्नोर करने पर ही रहेगा, irrespective of the amount. I hope am I clear? Now the next transaction is GST turnover, very important. GST turnover आपकी ऑटोमेटिकली कैप्चर होती है अगर आप GST में रजिस्टर्ड हैं तो अगेन यहां से आप ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि आपका GST टर्नओवर आपकी रिपोर्टेड आईटीआर में जो आप टर्नओवर बता रहे हैं वो आपस में मैच है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो जीएसटी में आपका टर्नओवर रिपोर्टेड है 72 लाख और आईटीआर में आप बता रहे हैं 65 लाख, मिसमैच का नोटिस आ सकता है। और आजकल अब डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट हो गया है, इस मामले में नोटिस इशू कर रहा है कि आपके जीएसटी में आपका टर्नओवर कम या ज्यादा है जबकि आईटीआर में आपने अपना टर्नओवर कम या ज्यादा बताया, तो बताइए ये डिफरेंस हम आपकी इनकम क्यों ना माने। इस तरह का नोटिस आना शुरू हो चुका है। तो आपकी जीएसटी में जो टर्नओवर है ऑब्वियसली आपके वो एआईएस में आ जाएगी, उसके बेसिस पर अपनी आईटीआर में आप टर्नओवर रिपोर्ट करेंगे। दोस्तों मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर लोग पता है क्या करते हैं, केवल लोन लेने के पर्पस से आईटीआर में अपनी टर्नओवर कुछ भी दिखा देते हैं बढ़ा चढ़ाकर, जबकि जीएसटी में उनकी टर्नओवर कम है। अब जीएसटी की टर्नओवर वो बदल नहीं सकते, प्रॉब्लम है। आईटीआर में मैनुअल एडिटिंग हो जाती है तो वो उसको बढ़ा देते हैं। अच्छा, क्लाइंट कहता है सर बढ़ा दो मुझे लोन लेना है। भाई क्लाइंट को समझ नहीं है, क्लाइंट मान के चलिए उसको नहीं है इस बात की जानकारी कि क्या इंप्लीकेशन होगा। कल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस दे देगा, चलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना दे जीएसटी वाले नोटिस दे देंगे। पता है क्या कहेंगे कि तुमने जीएसटी में अपनी टर्नओवर छुपाई है, आईटीआर के हिसाब से तुमने बोला कि तुम्हारी टर्नओवर 72 लाख रुपए है जबकि जीएसटी में तुमने हमें सिर्फ 65 लाख रुपए की टर्नओवर बताई। तो बताइए हम आपकी 7 लाख रुपए की टर्नओवर को जीएसटी में क्यों कवर ना करें और इसके ऊपर हम आपसे जीएसटी क्यों ना लें, नोटिस आ जाएगा। इवन एक केस तो मैं ऐसा बताता हूं, एक व्यक्ति के पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी नील की रिटर्न भरता है, लेकिन जब आईटीआर भरने की बात आती है, बैंक का लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, वीजा लगवाना है, तो वहां पर अपनी आईटीआर में अपनी टर्नओवर 18 लाख रुपए दिखा देता है। भाई फंस जाओगे, प्रॉब्लम होगी, आज नहीं कल होगी, मत करना। तो ये मैच करते हुए चलना। सो जीएसटी टर्नओवर आईटीआर पे अदरवाइज आपकी कोई इंपैक्ट नहीं डाल रही है, बट ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, आपके रिकंसिलिएशंस के लिए है कि आप मैच करते हुए चीजों को लेकर चलें। नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज जीएसटी परचेज। अगेन आईटीआर में इसका कोई यूज नहीं है, बस ये आपकी जितनी भी जीएसटी परचेज हैं जो आपने रजिस्टर्ड सप्लायर्स से खरीदी हैं वो आपको यहां पर रिपोर्ट करवा देता है। पार्टी वाइज रिपोर्टिंग यहां पर आ जाती है, दिस इज द बेस्ट पार्ट। तो आप किसी भी पार्टी का टोटल अपने बुक्स से और यहां से मैच कर सकते हैं। हालांकि इसका कोई यूज है नहीं, मतलब हम इसे आईटीआर में कहां इंक्लूड करते हैं तो कहीं पर भी इंक्लूड नहीं करते हैं दोस्तों, ये आपके लिए इररेलेवेंट आइटम होती है। The next item that you can see is purchase of vehicle. Yes, ये टीसीएस के बेसिस पर कैप्चर हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप 10 लाख रुपए से ऊपर का कोई भी मोटर व्हीकल परचेस करते हैं तो 1% के हिसाब से आपका टीसीएस कलेक्ट होता है।
तो जो भी आपका टीसीएस कलेक्ट होगा उसके बेसिस पर यहां पर आपके एआईएस में रिपोर्टिंग आ जाएगी। हाउ इट इज इंपैक्टिंग टू योर आईटीआर, देखिए आईटीआर में कोई डिस्क्लोजर इसका नहीं है, मतलब आपको आईटीआर में कहीं डिस्क्लोज करने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये प्लानिंग करके चलें कि अगर कोई व्यक्ति 20 लाख रुपए का मोटर व्हीकल परचेज कर रहा है तो उसकी इनकम सोर्सेस भी तो होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अगेन मेरा वही पॉइंट आ जाएगा, इनकम तो जीरो है, इनकम के मामले में वो जीरो, लेकिन मोटर व्हीकल खरीद रहा है 25 लाख रुपए का, तो डिपार्टमेंट के मन में आएगा ना कि भाई इनकम जब आपकी जीरो है तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि आप 25 लाख का मोटर व्हीकल खरीद के ला रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली आईटीआर को ऐसे प्लान करिए ताकि ये चीजें कवर अप हो सके अगर फ्यूचर में आपसे पूछी जाए तो, अदरवाइज तो आईटीआर में ये कहीं दिखाने की जरूरत नहीं होती है। द नेक्स्ट आइटम इज इंटरेस्ट फ्रॉम अदर। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 193 में आपका टीडीएस कटता है, तो वो आपका यहां पर कवर होगा, अदर सोर्सेस की आप इसे इनकम बनाएंगे। अब मैं आपसे शुरुआत में कह रहा था ना 3-3 रुपए की एंट्रीज को एआईएस में कैप्चर किया जाता है। अब आप ये देखिए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इस पर्टिकुलर असेसी ने, 193 में टीडीएस कटा है, 3 रुपए का इनकम है, टीडीएस नहीं कटा होगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं 3 रुपए की इनकम पे कोई टीडीएस नहीं कटता, लेकिन फिर भी यहां कैप्चर हो गई है बिकॉज अब डिपार्टमेंट ने अपने विंग्स इतने एक्सपेंड कर दिए हैं कि उसे दुनिया जहान से इंफॉर्मेशन चाहिए। और दोस्तों अब तो असेसमेंट ईयर 25-26 की जो आईटीआर आ रही है ना, आई थिंक 25-26 की नहीं, आने वाले समय की जो आईटीआर आएंगी उसमें डिपार्टमेंट आपके जो आप छुट्टियां मनाने जाते हैं ना उसके भी खर्चों की डिटेल मांगेगा, आप कहां छुट्टियां मनाने गए थे, कितना खर्चा आप करके आए थे, तो समझ लीजिए वो किस लेवल तक आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर रहा है। ठीक है, तो ये अदर सोर्सेज में आप लेना, इसके अलावा कहीं और ये इनकम नहीं जाएगी। हाँ, अगर आपका बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस ही इन्वेस्टमेंट करना है और आपने डिवेंचर एज एन पार्ट ऑफ बिजनेस खरीदे हुए हैं तो फिर आप इसे पीजीवीपी की इनकम में भी लेके जा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज रेंट पेमेंट। अगर आपने किसी को रेंट का पेमेंट किया है तो ये आईटीआर में कहीं आएगा? जी नहीं, इग्नोर कर सकते हैं। ये फिर यहां कैप्चर क्यों हुआ? क्योंकि आपने टीडीएस काटा था इसलिए कैप्चर हो गया। मान लीजिए आपने किसी को 50,000 रुपए से ऊपर महीने का किराया दिया है तो आपको याद है 194IB में हम टीडीएस काटते हैं, जो कि पहले 5% था, अमेंडमेंट के बाद अब वो 2% हो गया है। तो उस सेक्शन के तहत क्योंकि आपने टीडीएस काटा है इसलिए ये इंफॉर्मेशन यहां आ गई है, बट अदरवाइज आईटीआर में इसको कहीं इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए टीडीएस है 194IB, जिसके बेसिस पर जिसका टीडीएस काटा उसका नाम आ जाएगा, कितना आपने अमाउंट पे किया और कितना उसका टीडीएस बना, वो सारी इंफॉर्मेशंस यहां पर कैप्चर होंगी। अगेन नो यूज ऑफ दिस एलिमेंट इन योर इनकम टैक्स रिटर्न। नेक्स्ट इज रेंट पेमेंट। अच्छा ये सेम ही है, 2 बार आ गई है रेंट पेमेंट। नहीं, एक्चुअली इसकी हेडिंग नहीं है, ये रेंट पेमेंट नहीं है, ये फॉरेन ट्रैवल का है, इट इज अ फॉरेन ट्रैवल। तो दोस्तों अगर आप फॉरेन ट्रैवल के लिए कोई खर्चा करते हैं, मान लीजिए आपने किसी एजेंट को पैसे दिए हैं टिकट बुक कराने के, फॉरेन करेंसी परचेज करने के, या पूरा टूर पैकेजेस प्रोग्राम परचेज करने के लिए, तो उसका भी आप टीसीएस कलेक्ट करते हैं, सॉरी, तो उस केस में आपकी इंफॉर्मेशन यहां पर आ जाएगी, आपका टीसीएस कलेक्ट होता है बेसिकली। तो परचेज ऑफ ओवरसीज टूर पैकेजेस अगर आपने परचेज किया है, किसको पेमेंट करी है वो नाम आ जाएगा और कितना अमाउंट आपने पे किया वो आ जाएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पॉइंट इन आईटीआर? कोई यूज नहीं है प्रैक्टिकली, बट एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति 1,40,000 रुपए का टूर पैकेज परचेज कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी इनकम कैपेसिटी भी होगी। इनकम टैक्स रिटर्न में नील की रिटर्न, जीरो की रिटर्न, इनकम है ही नहीं, बट टूर पैकेज परचेज हो रहा है 1,40,000 का, 2,40,000 का, 10 लाख रुपए का। सरकार के मन में बात तो आएगी ना भाई, जब तुम्हारी इनकम नहीं है तो तुम ये परचेज कैसे कर सकते हो, पैसा कहीं से तो आ रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना, अपनी आईटीआर को इस तरह से प्लान करना कि इन चीजों पर सवाल बने तो आप बड़े आसानी से उसका आंसर कर पाए। देखिए आज रिटर्न भरना बड़ा आसान है, लेकिन कल जब जवाब देना पड़ेगा तो वो भारी पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न तो बना दी हमने, रिटर्न बनाते समय फ्यूचर नहीं सोचा,
फ्यूचर में जब बात आएगी तो हम पास्ट बदल नहीं पाएंगे, मेरी बात समझिए। हम प्रेजेंट चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एनालिसिस की फ्यूचर में क्या सवाल पूछा जा सकता है, बट हम फ्यूचर में जाकर पास्ट नहीं बदल सकते। हम ये नहीं कह सकते अरे तब हमने ये गलत कर दिया था अब हम सही कर दें, सॉरी, वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो प्रेजेंट को इस तरह से डिजाइन करो कि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ही ना आए। तो इन सब चीजों को एनालाइज करना है आपको। आई एम नॉट सेइंग कि आईटीआर में दिखाना है हर चीज जो एआईएस में आ गई, डज नॉट मीन कि आईटीआर में उसको डालना ही है, बट कुछ चीजें आपके सेल्फ एनालिसिस के लिए हैं। और आप सोचिए आज से 5-6 साल पहले, 7 साल पहले जब ये इंफॉर्मेशन एआईएस नहीं था तब कितना बड़ा प्रॉब्लम होता होगा। तब तो हमें पता भी नहीं होता होगा ना क्लाइंट कहां घूमने गया था, क्लाइंट ने कहां खर्चा किया था, क्लाइंट क्या कर रहा था पूरे साल में, वो हमें बताता ही नहीं है ना। हम पूछने की कोशिश भी करते थे लेकिन वो हमें पर्सनल चीजें क्यों बताएगा कि वो कहां घूमने गया, कितने पैसे खर्च करके लाया। लेकिन अब चीजें एटलीस्ट हमें पता है, अब एआईएस हमें बता रहा है। इसका मतलब आप इसे एक मैसेज की तरह समझिए। एआईएस एक्चुअली में आपको भविष्य में होने वाली प्रॉब्लम से बचा रहा है अगर आप सही तरीके से इसको इंटरप्रेट कर पाते हैं, सही तरह से एनालाइज करके प्रॉपर एक्शंस ले पाते हैं। तो मतलब एआईएस तो आपको एक हिंट दे रहा है कि देखो ये वो एरिया है जहां पर आप फ्यूचर में पकड़े जा सकते हैं, तो अभी समय है अपने आप को बचा लो। इसका मतलब आप समझिए ये आपके लिए कोई नुकसान वाली बात नहीं है एआईएस, अब तो बहुत फायदे वाली बात है। अब एटलीस्ट वो चीजें भी खुल के आपके सामने आ जाएंगी जो क्लाइंट आपसे छुपा रहा था, तो आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, आई होप एम आई क्लियर टू एवरीवन। नाउ द नेक्स्ट एंट्री विच यू कैन सी एंड द लास्ट एंट्री ऑफ आवर डिस्कशन। काफी लंबा रहा ये सेशन आई बिलीव, बट ये नॉलेजेबल सेशन है दोस्तों। यकीन मानिए मैंने इसको बहुत दिल से तैयार किया है। एक एक एंट्री को ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा है। मैंने बोला 20-25 लोगों के अलग अलग लॉगिन करके मैं पूरी एंट्रीज आइडेंटिफाई करके लाया हूं, और इस उम्मीद के साथ कि इसके अलावा शायद अब कोई एंट्री बचती नहीं होगी एआईएस में। फिर भी अगर आपको कोई एंट्री मिल जाए तो आप मेरे पास लाना, मैं उसको भी सेशन कवर करवा लूंगा। नाउ नेक्स्ट एंट्री इज रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अगर आपने किसी को प्लांट एंड मशीनरी का रेंट दिया है तो आपने उसका टीडीएस काटा होगा 194 आई स्मॉल ए के अंदर। एक सेक्शन है 194 आई और स्मॉल ए, तो उसमें अगर आपने किसी का टीडीएस काटा है तो जिसका टीडीएस काटा है उसके एआईएस में ये एंट्री दिखेगी। तो अगेन अब इस एंट्री को कहां लेके जाना है हमें, देखिए या तो ये अदर सोर्सेज में भी जा सकती है या ये पीजीबीपी में भी जा सकती है। ये डिपेंड करता है इस बात पर कि प्लांट एंड मशीनरी किराए पर देना आपका बिजनेस है या आपने ऐसे ही किराए पर दे दिया था ओकेजनली। तो अगर तो वो आपका बिजनेस है देन पीजीबीपी में आप ले लेना, और अलग से लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये तो आपकी टर्नओवर में ही आ जाएगा या ग्रॉस रिसीट में आ जाएगा एज द केस में भी। और अगर ये अदर सोर्सेज है तो आप इसे अपनी अदर सोर्सेज की इनकम में इंक्लूड करेंगे, ये आपको अलग से करना पड़ेगा, ये बाय डिफॉल्ट नहीं होगा। आई होप मैं इन सभी पॉइंटों को एक्सप्लेन कर पाया हूंगा, बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा अगर आपका किसी भी पॉइंट से रिलेटेड या जो एंट्रीज आपको लगता है यहां कवर नहीं है, अलग से होनी चाहिए, तो प्लीज लेट मी नो, प्लीज कनेक्ट मी। मैं डेफिनेटली उसके लिए भी सेशन रिकॉर्ड कर दूंगा, आपको पर्सनली एक्सप्लेन भी कर दूंगा, और आप सबके लिए उसका सेशन रिकॉर्ड करके आपको इस कोर्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखता हूं, काफी लंबा सेशन रहा है। आपसे फिर मुलाकात करूंगा अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ ऑन अ इनकम टैक्स पोर्टल। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।